देते हैं आप, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, टाइम निकाला आप लोगों ने संडे के ऊपर, और अपनी मसरूफियत में से 1 घंटा, तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा हम लेंगे आपका। उसमें कोशिश हमारी ये होगी कि जो आपके ज़हन में चीज़ें हैं, वो भी क्लियर करें, और जो हमने देखी हैं चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ आवर बिज़नेस जर्नी, और उसके अलावा जो अब हम ये सिलसिला शुरू किया हमने 2-1 साल से जर्मनी के अंदर, मेंटोरशिप देने का, लोगों को कोचिंग देने का, उसमें हमने जो चीज़ें देखी हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, उसको आप लोगों के सामने रखा जाए, ठीक? तो बेसिकली जो सेशन है आज का, उसमें सबके ज़हन में यही सवाल है कि हाउ टू स्टार्ट बिज़नेस सक्सेसफुली। इसीलिए हम ये सेशन कर रहे हैं, और इसीलिए आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं कि हमने ये देखना है, ये समझना है कि हाउ टू स्टार्ट बिज़नेस सक्सेसफुली। अच्छा, इसमें जो बहुत बड़ी मैंने जो देखी है गलतियाँ करते हैं हम लोग, वो ये है कि हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये भी बिज़नेस कर रहा है, शारिक भी कर रहा है या और दोस्त कर रहे हैं, तो मैं भी बिज़नेस करूँ। तो बिज़नेस के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, मतलब आपके ज़हन में यही सवाल है कि मैं बिज़नेस में करूँ, तो क्या करूँ और कैसे करूँ जिससे मैं कामयाब हो जाऊँ? तो इस चीज़ के लिए आपने सबसे पहले तो ये सीखना है कि बिज़नेस आखिर होता क्या है? मतलब ये बिज़नेस नहीं है कि आपने देखा, मैंने किसी को कुछ करते देखा और मैं वो करने लग गया, ठीक है? ये बिज़नेस नहीं है, ये हम कॉपी कर रहे हैं। बिज़नेस को आपने तब तक सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते जब तक आप उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, ठीक है? इसी तरह ही है कि जैसे मैं किसी को पुलाव बनाता देखूँ, बिरयानी बनाता देखूँ, मोटरसाइकिल चलाता देखूँ, तो मैं फ़ौरी तौर पर ना ही मैं अच्छा कुक बन सकता हूँ, ना ही मैं अच्छा बाइकर बन सकता हूँ, ना ही मैं अच्छा ड्राइवर बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी बेसिक्स नहीं पता। तो जब तक हम बेसिक्स नहीं सीखेंगे, तो हम जो है चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम अपने अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं पैदा करेंगे, वो चेंजेस नहीं पैदा करेंगे, जो कि उस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने ज़हनों में डाल दें कि हमने जो भी करना है, मतलब अगर अगर मैंने पायलट बनने का सोचा है, तो मुझे पायलट की ट्रेनिंग लेनी होगी। मुझे मुझे नॉर्मल गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग नहीं लेनी होगी, ठीक है? तो मैंने उसको पर्टिकुलरली सीखना है, उस फ़ील्ड के अंदर जाके, उस फ़ील्ड के अकॉर्डिंगली जो कि मैं करना चाहता हूँ। और यहाँ पे अब हम बिज़नेस के हवाले से मौजूद हैं, तो मैं बिज़नेस की बात ही करूँगा। सिर्फ़ मिसालें देने का मकसद ये होता है कि हम उसको ज़हन में डालें, वो हमें डाइजेस्ट हो जाए, बात जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं आसान अल्फ़ाज़ में कैसे समझा सकता हूँ। तो सबसे जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं समझता हूँ कि हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ मेंट बाय बिज़नेस, कि बिज़नेस आखिर होता क्या है, ठीक है? बिज़नेस इज़ नॉट जस्ट लाइक ट्रेडिंग, जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट लाइक बाइंग एंड सेलिंग। तो बिज़नेस बेसिकली एक साइंस है, एक प्रॉपर साइंस है। आपने देखा होगा कि एमबीए के कोर्सेज़ भी हैं, इसके ऊपर पीएचडीज़ भी हो रही हैं। तो ये बेसिकली एक पूरी फिलॉसफी है, एक पूरी साइंस है, ठीक है? तो बिज़नेस की जो डेफ़िनिशन की जाती है आम ज़ुबान के अंदर, वो ये है कि वैल्यू क्रिएट करें। मतलब आपने किसी भी चीज़ के लिए आपने देखा कि लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेश करना है। तो वैल्यू क्रिएशन जो है, दिस इज़ कॉल्ड बिज़नेस। जो इंसान वैल्यू क्रिएट करेगा, वो बिज़नेसमैन बन जाएगा, ठीक? वो उसको सेल कैसे करना है, ये एक बात की बात है। पहले हमने ये चीज़ समझनी है ज़हन के अंदर कि हम जो करने जा रहे हैं, इससे कोई वैल्यू भी क्रिएट होगी या नहीं होगी। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, सबसे आसान जो हमें लगता है कि जी हमारा पाकिस्तान में राइस मिल्स हैं, सर्जिकल का कारखाना है या फैक्ट्री है, लेदर की गारमेंट्स की फैक्ट्री है या टेक्सटाइल्स की है, वगैरह-वगैरह जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की। तो इससे मैं कर सकता हूँ बिज़नेस, मतलब नो डाउट आप कर सकते हैं, लेकिन आप कामयाबी से तब कर सकेंगे जब आप उसके अंदर वैल्यू क्रिएट करेंगे, जब आप समझेंगे कि लोगों की जर्मनी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो जर्मनी में इम्पोर्ट करना चाहता है या जो इस चीज़ को खरीदना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको जब आप एड्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकेंगे। तो बिज़नेस इज़ नथिंग एल्स देन क्रिएटिंग वैल्यू। तो वैल्यू क्रिएशन इज़ ऑल अबाउट बिज़नेस। तो ये मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने ज़हन के अंदर ये चीज़ डाल दें कि जब हमने सोच लिया है कि हमने बिज़नेस करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रॉब्लम्स को सर्च करना है, ठीक है? हमने प्रॉब्लम्स को और चैलेंजेस को देखना है, जो लोगों को पेश आते हैं। लोग आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? तो ये जब वैल्यू क्रिएट आप कर देंगे और इसको समझ जाएँगे,
तो फिर आपके लिए चीज़ों को लेके चलना बहुत आसान होगा। तो दिस इज़ बिल्कुल मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने ये बिज़नेस की डेफ़िनेशन रखी है, ताकि आप इसको ज़हन में डालें कि कॉपी कैट नहीं हमने बनना, कॉपी नहीं करना कि एक बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, स्क्रैप कर रहा है, तो आप भी स्क्रैप करें, या टेक्सटाइल कर रहा है, तो टेक्सटाइल करें। बल्कि आपने ये देखना है कि जो जो मेरा जो लिंक है पाकिस्तान में, उसके थ्रू मैं क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। और जब आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो आपके साथ लोग खुद ब खुद अटैच हो जाएँगे, ठीक है? वरना आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि लोग बिज़नेस से क्यों तंग आ जाते हैं, क्योंकि वो वैल्यू नहीं क्रिएट करते। वैल्यू क्रिएट कर नहीं पाते, तो बिज़नेस चलता नहीं है तो फिर हम कहते हैं ये बिज़नेस करना जो है, ये बड़ा ही खराब काम है, ठीक है? क्योंकि हम साइंस नहीं समझते। इट्स जस्ट लाइक अगर मैंने कुकिंग करनी है, तो मैंने देखना है कि मेरी कुकिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है और मैं क्या वैल्यू क्रिएट करूँगा। जितनी आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, उतना ही आपको अच्छा कुक माना जाएगा। तो सिमिलरली जब आपने बिज़नेस को ऐसा एज़ अ साइंस समझना है कि बिज़नेस इज़ जस्ट लाइक अ साइंस, जस्ट लाइक अ फिलॉसफी। आपने उस फिलॉसफी को अडॉप्ट करना है, और उस साइंस को ऊपर आपने देखना है कि अब मेरे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करूँ मैं, जिससे ये साइंस मेरी या जो टारगेट मेरा वो अचीव हो सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं बार-बार करता हूँ, मेरा बहुत एम्फेसिस होता है इस चीज़ के ऊपर कि हम अपने गोल को सेट करें। ठीक है? अब गोल सेट करने में हमारी अक्सरियत जो है, वो गोल सेट करने में सबसे बड़ी गलती जो है, वो गोल सेट करने में कर देते हैं कि हमारा गोल क्या होता है? पैसा कमाना, ठीक है? तो पैसा कमाना गोल नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, बिज़नेस की वैल्यू क्रिएशन आपने डेफिनिशन को समझ लिया। अब आपने ये देखा कि ये पैसा कमाना आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद है लोगों के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। पैसा इसकी बाय प्रोडक्ट है। ठीक है? हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो यही होती है कि हम पैसे कमाने को बिज़नेस समझ लेते हैं और वैल्यू क्रिएशन की तरफ फ़ोकस नहीं करते। जब हम ये चीज़ नहीं करेंगे, तो पैसा भी आपके लिए कमाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, जितना आप वैल्यू क्रिएट नहीं करना चाहते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने पैसे से बढ़कर सोचना है। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरे लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी, जो गोल था, वो ये था कि मैं पर्सनल फ्रीडम गेन कर सकूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर सकूँ, मैं स्पेस की लिमिटेशन से बाहर निकल जाऊँ, ठीक है? मैं कहीं पे बैठ के अपना काम कर सकूँ। तो मेरे लिए ये गोल था। पैसा कमाना मेरे लिए गोल नहीं था। पैसा, जैसे मैं कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, कि पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। ये आप जब भी कोई काम करेंगे दुनिया के अंदर, तो वो मनी उसमें ऑटोमैटिकली इन्वॉल्व होगी। आप कोई चीज़ बाय करेंगे, आपको पैसे देने होंगे, आप कोई चीज़ सेल करेंगे, आपको पैसे आ जाएँगे। लेकिन इस एक्सचेंज के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको सप्लायर चाहिए, आपको कंज़्यूमर चाहिए, और इनको आपने जब जोड़ना है, उसके लिए आपको वैल्यू चाहिए कि आप क्या वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं इन सब के साथ, और उस वैल्यू को फिर आपने मार्केट में जाके सेल करना है, तो आपको पैसे भी आ जाएँगे, ठीक है? तो पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर हम वैल्यू क्रिएशन की तरफ जाएँ। मतलब आपको मैं मिसाल दूँ, उबर ने क्या किया, एयरबीएनबी ने क्या किया, बुकिंग.कॉम ने क्या किया, ये जो आईटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मतलब अमेज़न ने क्या किया, इनकी अपनी प्रोडक्ट्स नहीं, इनके अपने फिज़िकली बुकिंग.कॉम के पास कोई होटल नहीं है, कोई एयरलाइन नहीं है, उनके पास कोई रेंटल कार नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा लोगों को प्रॉब्लम क्या है, कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए, जहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें मिल जाएँ, कंपैरिज़न मिल जाए। तो ये बेसिकली वैल्यू क्रिएट की, और इसके लिए फिज़िकली आपको कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब उनके पास फिज़िकली कुछ भी नहीं है। एयरबीएनबी के पास अपना कोई भी फ्लैट, कोई वॉल्यूम, कोई घर नहीं है, लेकिन स्टिल दे प्रोवाइड दिस सर्विस। उन्होंने वैल्यू क्रिएट की। तो इस चीज़ को आपने समझना कि जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू क्रिएशन होगी, जितना बड़ा आपका गोल होगा, उतने ही ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। ठीक है? 2 गोल मैं कहता हूँ लोगों को कि वो अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें। 2 गोल जो कि मेरे भी ज़हन में हर वक़्त मौजूद होते हैं, और उनके ऊपर ही मैं काम करता हूँ, और वही गोल मैं सबके सामने पेश करता हूँ कि एक गोल आपको होना चाहिए, पर्सनल फ्रीडम आपको मिल जाए, और दूसरा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। ठीक है? तो पैसा इसमें ऑटोमैटिकली इन्वॉल्व हो जाएगा। आपकी पर्सनल फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएँगी, आप देखिएगा कि आप कितना एन्जॉय करते हैं, लेकिन पैसा उसमें भी आएगा। लेकिन अगर आप पैसा पैसा करके पैसे के पीछे जाएँगे, तो वो नहीं आता। ये हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन चूँकि वैल्यू क्रिएशन का अमल नहीं हो रहा, ठीक है? वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही, तो पैसा भी नहीं आ रहा, ठीक है? पैसा हम कॉम्पिटिटिव नीश के अंदर जाके काम करते हैं।
तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि मेरा गोल क्या है, ठीक है? गोल क्या है? मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 2 गोल जिंदगी में अपना लें। एक आपका पर्सनल फ्रीडम, एक आपका फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसके अंदर आपकी सारी जिंदगी कवर हो जाएगी, ठीक है? तो ये सबसे पहली चीज होगी। अब सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं कहता हूँ लोगों को कि अपने अंदर पैदा करें, वो ये है कि अपने अंदर माइंडसेट पैदा करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें। अच्छा, इससे क्या मुराद है, ये मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाता हूँ। ये एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, ये बिजनेस स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है। इसको जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जिंदगी में नाकामियां क्यों आती हैं और हम कैसे नाकामियों को कन्वर्ट कर सकते हैं कामयाबियों के अंदर, ठीक है? अच्छा, अभी जब हम लाइफ स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली दुनिया में 2 किस्म के लोग लोग कहते हैं कि मौजूद हैं, एक बिलीवर और एक नॉन बिलीवर। लेकिन मैं कहता हूँ कि दुनिया में हर इंसान जो ना वो बिलीवर है। वो बिलीवर है क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी के ऊपर बिलीव करता है। वो किसी ना किसी सिस्टम के ऊपर बिलीव करके अपनी जिंदगी को डिजाइन करता है, ठीक है? अब होता क्या है, अब हमने देखना कि जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन से बिलीव्स चाहिए। जब तक आप उस चीज के बिलीफ सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने ये जहन में बिठा दिया था कि मैंने नौकरी करनी है, मैंने जॉब ढूंढनी है, तो उसके लिए मुझे अच्छे ग्रेड्स चाहिए, ठीक है? नौकरी ढूंढना या जॉब करने के लिए जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि मुझे अच्छी डिग्री चाहिए, मेरा अच्छी स्कूलिंग, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ के जाऊं ताकि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके। तो ये हमारा बिलीफ था इस चीज के ऊपर कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है? तो आज मेजोरिटी जो हमारी है वो जॉब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम में ये चीज डाली गई कि अच्छी स्कूलिंग करके अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है? हम में से शायद ही किसी ने सोचा हो कि जी मैंने बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए आपको ये एजुकेशन नहीं चाहिए थी जो आज हम करके बैठे हुए, उसके लिए हमारी ये स्कूलिंग दरकार नहीं थी जो हम आज बैठे हुए, ठीक है? तो अब होता क्या है? होता यह है कि जब हम उस सिस्टम के अंदर रह के आदी हो जाते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अब जैसे आप सब या हमारी अक्सरियत जो है वो जॉब करती हैं। अब एम्प्लॉय का क्या 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 का काम क्या होता है कि उसने अपने टाइम को सेल कर दिया है अपने एम्प्लॉयर के आगे। अब एम्प्लॉयर उसका उसके उसके टाइम के अगेंस्ट, उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट उसको तनख्वाह दे रहा है, उसको पैसे दे रहा है, ठीक है? तो अब आप अपना टाइम दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, ठीक है? अब आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे मेरी इनकम ज्यादा हो जाए, ठीक है? मेरी इनकम, जाहिर बात है, अब वो आप जॉब में नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, एक्टिव और पैसिव इनकम का, ताकि आप ये भी समझ जाएं कि आपने कब तक एक्टिव इनकम लेनी है और कहाँ कब आपने पैसिव इनकम की तरफ जाना है, ठीक है? अच्छा, एक्टिव इनकम से क्या मुराद है? एक्टिव इनकम से मुराद ये होती है कि वो इनकम जो आप एक्टिवली काम करके जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हम जॉब करते हैं, हम एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मैं अगर अपना बिजनेस कर रहा हूँ और मैं खुद ही उसको देख रहा हूँ तो मैं अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी जब तक मेरा टाइम इन्वेस्ट होगा, जब तक मेरी एफर्ट्स में पुट इन करता रहूंगा, मेरा काम एक्टिवली चलता रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सो जाऊं और मेरा काम ऑटोमेटिक हो रहा हो, ये नहीं होगा एक्टिव इनकम के अंदर। तो आप देखें कि जब तक आप जॉब कर रहे हैं, आप एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे हैं और उसमें आपको टाइम के अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी यही चीज है, ठीक है? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप प्लान करें कि आपने कैसे एक्टिव इनकम स्टार्ट करनी है और कैसे उसको पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो गोल है ना वो है पर्सनल फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को साइड बाय साइड चलाएं और फिर हमने ये कोशिश करनी है कि हम पैसिव इनकम के ऊपर ऐसे लग जाएं कि वही हमारी एक्टिव इनकम भी है और वही हमारी पैसिव इनकम भी है और हमें कम से कम काम करना पड़े और हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे आते जाए, ठीक है? तो अब ये जो सिस्टम है, इसके बिलीफ्स डिफरेंट है, इसका जो कहने के इसका जो फ्रेमवर्क है वो डिफरेंट है। अब जो सबसे बड़ी गलती होती है हमारे यहाँ पे वो यही होती है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो है जॉब का। अब हम उसी बिलीफ सिस्टम के साथ, जिसको मैं माइंडसेट कहता हूँ, उसी के साथ हम बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं, ठीक है? आपने ये चीज जहन में डाल दें
कि जॉब वाला बंदा बिजनेस नहीं कर सकता जब तक वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगा। क्योंकि हम डिफरेंट बिलीफ सिस्टम के अंदर जा रहे हैं। ये ऐसे ही है कि मैं जमीन से निकल के स्पेस में जाना चाह रहा हूँ। अब स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो वहां पे रूल्स रेगुलेशंस टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब वहां पे मैं ग्रेविटी के हिसाब से तैयारी करके जाऊंगा तो मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं स्पेस में जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है अब आप सबके लिए इस चीज को समझना कि अगर आपने एक ख्वाहिश पैदा की है अपने अंदर, विच इज वेरी गुड थिंग, कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आना चाहता हूँ, तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम, अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। चाहे आप जिंदगी में शादी कर रहे हैं, चाहे आप मजहब पे फॉलो कर रहे हैं, सियासत करना चाहते हैं या सियासत को देखते हैं, चाहे आप जिंदगी का कोई भी काम करना चाहते हैं, आपने उसके बिलीफ सिस्टम को समझना है। ठीक है, कि इस सिस्टम के अंदर जो मैं जाना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं और उसको मैंने कैसे करना है। वो हो सकता है वो आपका जो अभी का सिस्टम है जिसमें आप कंफर्ट जोन में चले गए हैं या जिसको आपने अडॉप्ट किया हुआ है आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 20 या 25 ईयर्स, वो उससे टोटली डिफरेंट हो। तो अब ऐसा नहीं हो सकता आप कहें जी मैं उस 25 साल को ही एज इट इज यूज कर जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके टोटली डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर आपने बिजनेस करने की ठानी है, टोटली डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जॉब से। तो आपने उन पैरामीटर्स को मुकम्मल करना है। ठीक है, वो पैरामीटर्स क्या है वो भी मैं अब आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं माइंडसेट के ऊपर। जब तक आपका माइंडसेट नहीं चेंज होगा आप कामयाब नहीं हो सकते। जो पहली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी कि हम सीखना ये चाहते हैं हाउ टू रन सक्सेस बिजनेस अवर बिजनेस सक्सेसफुली, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि एक तो हमने अपना गोल सेट करना है, विच शुड नॉट बी मनी। ठीक है, मनी के अलावा कोई भी आपका गोल होगा तो आप कामयाब हो जाएंगे। उसमें मेरी सजेशन रिकमेंडेशन है पर्सनल फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम को गोल बनाएं और फिर उसके ऊपर आपने अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है। ये दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट है जो कि बिजनेस आपसे मांगेगा। ठीक है, अच्छा होता क्या है, फेलियर कहाँ पे होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। फेलियर क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस और हमारी इन एबिलिटीज। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हमारी अगर हाई है और एबिलिटीज हमारी कम है तो हम फेलियर का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक आपकी एबिलिटीज और एक्सपेक्टेशन सेम लेवल पे नहीं आ जाती आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या करना है, हायर एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी है लेकिन एबिलिटीज को भी उसी तरह ऊपर लेकर आना। तो ये दो चीजें जब आपकी मिल जाएंगी आपस में, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी, तो फिर आप देखेंगे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपका बिजनेस भी चल पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमने कि एम्प्लॉइज माइंडसेट से निकल के हमने सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर के माइंडसेट पे आना है। ठीक है, अच्छा अब एक्टिव और पैसिव इनकम की मैंने आपके सामने बात रखी है। तो अब आपने ये देखना है कि आपने फौरी तौर पर तो कोई इंसान भी एक्टिव से पैसिव इनकम में नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक, अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी है और आपने सेविंग्स ज्यादा कर ली हुई है तो फिर भी आप पैसिव इनकम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेविंग्स बड़ी लिमिटेड सी हैं और आपको ये डर है कि मैं कैसे गुजारा करूंगा, तो फिर आपको एक्टिव इनकम को चेंज करना होगा जॉब से सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस की तरफ। ठीक है, उसके साथ फिर आपने देखना है कि मैं नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा पैसिव इनकम। तो ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। लेकिन अगर आपके पास 30 40 50 हजार यूरो मौजूद है, सेव है, फिर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी जा सकते हैं, फिर आप डायरेक्टली पैसिव इनकम के ऊपर भी जा सकते हैं। फिर आपको रिकमेंडेशन ये है कि फिर आप फौरी बिजनेस की तरफ ना आए। ठीक है, फिर आप पैसिव इनकम की तरफ जाएं, पैसिव इनकम को भी जनरेट करें और उसके पैरेलल बेशक फिर आप बिजनेस सेटअप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मेजोरिटी जो लोगों की है उनके पास इतना कैपिटल नहीं है। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं या बिजनेस ओनरशिप की तरफ जाएं। अच्छा, हमारे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी कोई फर्क है। हम समझते हैं कि मैंने कंपनी रजिस्टर करवा दी तो अब मैं बिजनेसमैन हो गया हूं, ऐसा नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आपने खुद से अपनी कंपनी को रन करना। ठीक है, जो हम मेजोरिटी जो हमारी है, मेरी भी कंपनी जो है, मैं उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं अभी बिजनेसमैन नहीं बना। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि उसमें भी आप खुद ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। यानी जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया कि एक्टिव इनकम का, कि जब आप सो जाते हैं तो आपके पैसे आना भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि जब आप खुद ही सारे काम करेंगे तो पैसे आएंगे, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। वेयर एज बिजनेस जो होता है, प्रॉपर जो बिजनेस होता है, उसमें ये होता है कि
जो इनकम है वो आपके, यानी जो बिजनेस ओनर है उसके टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसने अपने बिजनेस सेटअप को एस्टेब्लिश किया होता है, उसके साथ टीम होती है, उसके साथ एम्प्लॉयज होते हैं जो कि उसका बिजनेस रन करते हैं। ठीक है, जैसे अब हम सब लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो हमारा जो बिजनेस ओनर है हमें नहीं पता कौन है। इतने इतने बड़ी कंपनीज है, मैकडोनल्ड का जो ओनर है वो खुद काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब उसने जो सेटअप बना दिया है वो उसके लिए मनी जनरेशन कर रहा है। तो ये बेसिकली बिजनेस ये होता है कि जब आप सो भी जाएं, जब आप काम नहीं भी कर रहे, तो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, कोई ना कोई सिस्टम्स आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये वो बिजनेस ओनरशिप है जो आप ले सकते हैं अगर आपने अपने टाइम से ज्यादा पैसे कमाने हैं। वरना क्या होगा, आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे, उसमें यह है कि जितना आप काम करेंगे उतने आपके पास पैसे आएंगे, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके पास पैसे भी नहीं आएंगे। तो ये भी आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर रखना है कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड होना है या बिजनेस ओनर होना है, या मैंने कब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करनी है और कैसे मैंने उसको कन्वर्ट करना है बिजनेस ओनरशिप की तरफ। ठीक है, तो ये बेसिकली सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। अगर आप जंप कर सकते हैं तो वो मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इन्वेस्टमेंट का है। फिर आप डायरेक्टली इन्वेस्टर बन जाए, आप लोगों के साथ इन्वेस्ट करें जो आपको लगता है कि अच्छे लोग हैं या अच्छे बिजनेसेस हैं, स्किल्ड लोग हैं जो आपके साथ ईमानदारी से काम करेंगे, आप उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, वो आपके लिए पैसा जनरेट करें। ठीक है, तो ये एक बिलीफ सिस्टम है जिसको आपने समझना है, इसको आपने साथ लेके चलना है। आपने माइंडसेट को अब आपने चेंज करना है। ठीक है, माइंडसेट को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे आप बिजनेस नहीं कर सकते। ये सिंपल रूल है जो मैंने भी सीखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और जो आपके सामने भी रख दूं। ठीक है, अच्छा, इसकी जो मिसाल ना सिंपल सी वो यही है कि जो लोग घर बनाते हैं आपने देखा होगा कि उनके पास ना हमेशा ये आता है कि जी जब मैं दूसरा घर बनाऊंगा ना तो मैं ऐसे करूंगा। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने दूसरे घर बनाए हैं? अक्सर लोग एक ही घर बनाते हैं जिंदगी में और वो उसी में रहते हैं, फिर कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें बताई जा रही है ना आपके सामने, वो इसलिए बताई जा रही हैं कि बिजनेस करने का भी हो सकता है आपके पास अल्लाह ने आपको यही एक मौका दिया हो, पता नहीं दूसरा मौका आप में से कोई अवेल कर सकता है या उसकी मोटिवेशन कायम रहती है या नहीं रहती। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आपको चांस मिला है, इसको जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके साथ आप डिस्कस करें, उनसे सीखें, और वो जो टिप्स देते हैं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब मेरे अलावा भी दुनिया में बहुत बिज़नेस कर रहे हैं लोग और मुझसे अच्छा कर रहे हैं। तो आपने अपनी सोहबत को चेंज करना है। जिस पॉइंट की तरफ मैं लेकर आ रहा हूँ ना आपको, वो ये है कि आपने अपनी सोहबत चेंज करनी है। अगर आप एम्प्लॉइज़ के साथ ही बैठेंगे जो कि बिजनेस नहीं करना जानते, उन्हें उन्हें पता ही नहीं कि बिजनेस होता क्या है, आपको वो भी बिजनेस नहीं करने देंगे। ठीक है, वो आपको हमेशा डिग्रेड करेंगे, वो आपको हमेशा डीमोटिवेट करेंगे, वो आपको कोई टिप भी नहीं दे सकते कि यार ऐसे कर लो। ठीक है, तो आपने अपने जो सोहबत है ना, अब आपने उसको चेंज करनी है। ये जो हमने भी कम्युनिटी बनाई है उसका मकसद ही एक बहुत बड़ा ये है कि लोगों को लाइक माइंडेड लोगों के साथ जोड़ा जाए, लोग तनहा ना रहें, एम्प्लॉई सिस्टम के अंदर ही ना बैठे रहें, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर बैठ के आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये कंफर्म बात है। और उस सिस्टम के अंदर जो लोग रहते हैं वो आपको गाइडेंस भी नहीं दे सकते, ये भी कंफर्म बात है। ठीक है, आपने देखा होगा कितने लोगों ने ये किया और वो अपनी सोहबत नहीं रहती तो वो लोगों की बातों से दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। जबकि जो बिजनेस कम्युनिटी होती है वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, उन्हें पता है आज फेलियर है तो कल सक्सेस है, परसों फेलियर है तो उसके बाद सक्सेस है, कहीं ना कहीं हमने सक्सेसफुल हो ही जाना है। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये आपको मिलेगा कहाँ से? अपनी एफर्ट से भी और अपनी सोहबत को चेंज करने से भी, कि आपने कैसे एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम का सफर करना है। उसके जो स्टेजेस हैं वो यही चार है। जॉब से हम सब शुरू करते हैं, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड में कन्वर्ट करना है या उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, ये आपकी मर्जी है, ये आपका स्किल होगा जो आप सीखेंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, ताकि आप छोटे स्टेप लें, आहिस्ता आहिस्ता सीखें, जब आपको लगे कि हाँ आई कैन डू मोर, फिर आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करें, अपनी टीम बनाएं, अपने साथ लोगों को ऐड करें जो आपके लिए काम करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिले और आपको भी बेनिफिट मिले। और फिर जो आपकी सेविंग्स है, अच्छा जो सेविंग्स का चैप्टर है ये दोनों के लिए है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस भी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं या जॉब भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन सबके पास होती है। लेकिन इसको कैश कौन करवाता है? जिसके जहन में ये चीज आती है
कि मैंने पैसिव इनकम भी लेनी है। ये नहीं होता ना, जब तक आप ये कहें ना कोई बात नहीं, रेंटे तक तो मेरी जॉब पक्की है ना, तो कोई बात नहीं, फिर आप कभी भी सेविंग नहीं करेंगे, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाएँगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी वो करें जो आपके ऊपर लायबिलिटी ना बने, जो आपके ऊपर बने, बल्कि आपको कुछ जनरेट करके दे। यानी अगर आप घर खरीद लिए 30 साल, 25 साल की किस्तों के ऊपर, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट पता नहीं कर सकें या नहीं, बहुत मुश्किल होता है। मैंने तो ऐसे बहुत कम, शायद कोई भी अभी तक लोग नहीं देखे कि जो घर खरीद लिया है और अब इन्वेस्टर भी बन गए हैं, बल्कि ये देखा है कि बिज़नेस से लोगों ने पैसा कमाया, उसको इन्वेस्ट किया, उससे उन्होंने घर खरीदे और उसको उन्होंने रेंट पे दे दिया। वो उन्होंने मनी जनरेशन का ये सिस्टम बना दिया। तो व्हाटएवर सिस्टम यू अडॉप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, वो आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके लिए मनी जनरेशन करने का फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये स्लाइड, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड जो आज के सेशन की है वो ये थी। और इसके बाद जो दूसरी स्लाइड्स हैं, उसमें भी काम की बातें हैं, लेकिन सबसे काम की बातें वो ये वाली थी जो मैंने आपके सामने रख दी, ठीक है? अच्छा, अब जो है हम आते हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि मैं बिज़नेस सक्सेसफुली रन कर सकूँ, कि अब मैंने जो माइंडसेट की बात की, पर्सनल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की, तो उसमें मेरी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम ऑनेस्टली, देखिए, हम अपने आप से जितना ऑनेस्ट रहेंगे ना, हम उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अगर हम अपने आप से डिसऑनेस्ट होंगे, आप यकीन करें कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें ऑनेस्टी दिखानी है अपने आप के साथ कि जी मैं बिज़नेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है? मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड होना है या अगर आपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है अलोंग योर जॉब, ठीक है? दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ऑप्शन जो आप ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक डिफरेंट सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ से निकल के डिफरेंट सिस्टम में जाना चाहते हैं। आपके पास पैसे भी शायद हों, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है और उस माइंडसेट की जो शिफ्ट है, उसको सीखने का भी आप तरद्दुत नहीं कर रहे, ठीक है? तो जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या आपका गोल इतना बड़ा है कि आप वर्कलोड को बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि आपने अगर जॉब के साथ करना है, जो कि रिकमेंडेड भी है कि आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट करें, सीखें और जब आप देखें कि जॉब आपके ऊपर एक बर्डन बन गई है, फिर आप छोड़ के मुकम्मल बिज़नेस की तरफ चले जाएँ। लेकिन तब तक आपने इन दोनों सिस्टम्स को साथ लेके चलना है। तो उसके लिए आपने देखना है कि क्या आपके अंदर ये बर्डन उठाने की कैपेसिटी है, अगर आप अकेले कर रहे हैं। अगर आपके साथ टीम है, तो फिर ठीक है, फिर आपने देखना है कि मैंने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने ऑनेस्टली अपने आप को बतानी है, वो ये है कि क्या आप टाइम दे सकते हैं? अगर आपने खुद ही सारा कुछ करना है, उसके लिए आप 3 टू 5 आवर्स ऑन डेली बेसिस दे सकते हैं या नहीं दे सकते? और अगर आपकी टीम है आपके साथ काम कर रही, तो क्या आप उनको डेली बेसिस पे 1 टू 2 आवर्स के लिए सुपरवाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो टाइम सबसे बड़ा आपका चैलेंज है। आपकी सबसे बड़ी जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो टाइम मैनेजमेंट की है। अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो आप बिज़नेस करेंगे, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो आप बिज़नेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है? आप अपना ये टाइम कहीं से खरीदें, कहीं से बाय करें, कैसे मर्ज़ी नहीं है, आपने लेकर आना है तो आपका बिज़नेस चलेगा। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बिज़नेस ओनर के लिए, वो ये है कि उसकी नेटवर्किंग स्किल होना चाहिए, ठीक है? उसका लोगों से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसकी लोगों के अंदर पेनिट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है? उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने बिज़नेस की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका बिज़नेस जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है? आप मतलब प्रोडक्ट पे फुली रिलाई कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर अबूर होना चाहिए। यानी आपने अपने स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है? अगर आपका बिज़नेस लोगों के इर्द-गिर्द घूमता है, तो फिर आपने लोगों के साथ पेनिट्रेशन का फ़ॉर्मूला सीखना है कि मैं कैसे लोगों का माइंडसेट चेंज करके अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज़ की तरफ ले, ठीक है? तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी हम जो करते हैं बेसिकली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, या जो हम शुरू कर सकते हैं सबसे आसानी से, वो हमारा तीसरा पॉइंट भी है, मैं उसका थोड़ा-सा हिंट भी दे देता हूँ। वो ये है कि हम पाकिस्तान, चाइना से किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ अटैच होके उसकी प्रोडक्ट्स को इधर सेल कर दें, या हम यहाँ पे किसी भी कंपनी से अटैच होके उनकी सर्विसेज़ को पाकिस्तान, इंडिया या चाइना से हम वहाँ से फुलफ़िल करवाएँ और इनको वो सर्विसेज़ लेके दे दें। यानी हमारा अपना जो काम है मिडलमैन का भी हो सकता है, ये सबसे आसान काम है जो हम आराम से कर सकते हैं। आसान इसलिए है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है? वो हमारा तीसरे पॉइंट में मैं इसको कवर करूँगा। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताने का मकसद ये है कि आपने अपने अंदर अगर ये सलाहियतें नहीं है, इनको पैदा करना, ठीक है? कोई मसला नहीं, अगर आप में एक सलाहियत ज़्यादा है, एक काम में, कोई इश्यू नहीं।
अल्लाह ताला ने हमें जो अकल दी है, इतना बड़ा वेपन है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि जो फरिश्तों के दरमियान और इंसानों के दरमियान जो फ़र्क है, वो इल्म और शऊर का फ़र्क है कि इंसान जो चाहे कर सकता है, जो चाहे सीख सकता है। फरिश्ते जो ड्यूटी दे दी गई है, दे आर लाइक आर्टिफिशियल, मतलब वो एक रोबोट है, वो अल्लाह ताला के रोबोट है, उन्होंने वही काम करना है जो उनके अंदर कोडिंग कर दी गई है। वो एआई मशीन्स है, उन्होंने उसके अलावा कोई काम नहीं करना। जबकि इंसान कोई भी काम सीख सकता है, खला में जा सकता है। तो ये आप छोटी सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये आपके लिए चैलेंज है कि अगर आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, अगर आपने स्विच करना है जॉब से, तो ये आपने चैलेंज लेना है। टाइम कैसे निकालना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, लोगों में कैसे पेनिट्रेशन देनी है, कैसे आपने अपनी सोहबत को चेंज करना है, लोगों का सर्कल कैसे चेंज करना है, ये आपने अपने लिए चैलेंज लेके करेंगे तो आप आगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट चैलेंज आता है ना हमारे लिए जर्नी में रहते हुए, कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे जॉब करूँ, और जॉब से मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है, जॉब तो अभी नहीं कर, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ। तो बहुत से लोगों को ये पता है कि स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है, लेकिन उसका उसका जो अल्टरनेटिव तरीका है वो क्या है? वो सिंपल है कि आप जर्मनी से बाहर कहीं पे भी कंपनी रजिस्टर करवाएं, उसको लॉन्च करें। लेकिन जरूरी क्या है कि ये जितने प्री स्टेप्स है ना, इनको करें। माइंडसेट, गोल सेट, और फिर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करें। बिजनेस को स्टार्ट करना कोई इशू नहीं है, कंपनी आपकी विद इन 1 डे रजिस्टर हो जाएगी। आपके पास एग्जीक्यूशन के जो प्रोसेस है वो आपका विद इन 1 डे शुरू हो सकता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, आपके लिए बिजनेस को स्टार्ट करना कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब लीगल फॉर्म के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी बनाना कोई इशू नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कंपनी बनाने से स्टार्ट कर देते हैं, ये जस्ट लाइक कि आप कहते हैं जी मैं अच्छा कुक बन जाऊं और उसके लिए मुझे खूबसूरत किचन चाहिए। ऐसे नहीं होगा। आपको पहले जो प्री रेक्विजिट्स हैं कि कुकिंग कैसे होगी, अच्छे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, आपकी रेसिपीज क्या होंगी, आपको पहले वो सीखना है। ठीक है, किचन तो बनाना कोई इशू नहीं है, आपके पास सिस्टम मौजूद है, आप किचन ऑर्डर करेंगे, किचन घर पे इंस्टॉल भी लोग कर देंगे। इसी तरह कंपनी बनाने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं है। मतलब हम लोग भी मौजूद हैं, और लोग भी मौजूद हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, वीडियोस मौजूद हैं, हमने वीडियोस भी दे दी हुई हैं कि कैसे आपने कंपनी बनानी है। वो कोई इशू नहीं है। असल चीज ये है कि हाउ टू रन अ कंपनी, हाउ टू रन अ बिजनेस। उसके लिए आपने ये सीखना है कि मैं जो करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होके या सर्विस ओरिएंटेड होके मैं जो करना चाहता हूँ, उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और उन स्टेप्स के ऊपर मेरी कितनी कमांड है, मैं खुद क्या कर सकता हूँ, और मैं किसी से कौन से स्टेप कैसे करवा सकता हूँ, उसको आपने फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको कंपनी नहीं चाहिए, वो आप बगैर रजिस्टर, कंपनी रजिस्टर करवाए बगैर आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, जब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है कि अब हमने इसको बिजनेस के तौर पर एग्जीक्यूट करना है और स्टार्ट करना है, उस दिन आपको कंपनी की जरूरत पड़ेगी। जब आपको जरूरत पड़ेगी कंपनी की तो आप स्टार्ट कर दें। अगर आपको जरूरत नहीं पड़ी तो आप रजिस्टर ना करवाएं, क्योंकि वो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाती है। फिर आपने उसकी टैक्सेशन का देखना है, वैट का देखना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट बन जाएगी, फिर आप कंपनी रजिस्टर करवाएं। अदरवाइज आप प्री रिक्विजिट्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करें। ये वो सिंपल चीज है जो मैं हर एक के आगे रखता हूँ, कि सबसे पहला जो स्टेप है आपका, वो कंपनी रजिस्टर करवाना नहीं है, बल्कि वो प्लान बनाना कि जो मैं प्लान करने जा रहा हूँ उसके अंदर मेरे लिए क्या चीजें पहले करने की हैं, और क्या चीजें मेरे लिए कंपनी बनाने के बाद करने की हैं। जो चीजें कंपनी बनाने से पहले करने की हैं वो आपने पहले करनी है, और जो कंपनी बनाने के बाद की हैं वो आपने बाद में करनी है। ठीक है, तो यही हमारा जो कोचिंग प्रोग्राम है बेसिकली, जो हम करवाते हैं लोगों को, उसमें हम यही चीजें करते हैं कि पहले कैसे हमने चलना है और बाद में कैसे चलना है। ठीक है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, हमसे भी सीख सकते हैं, यूट्यूब भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है। अब इट्स ऑल अप टू यू कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है। हम जो करवाते हैं उसमें यह कि हम आपको विद इन 3 मंथ्स इसके काबिल कर देते हैं कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं। सेल्फ लर्निंग में क्या होता है कि हमारा टाइम ज्यादा लग जाता है, हमारी मोटिवेशन कम होनी शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट ये कि आप किसी ना किसी इंसान के साथ जुड़ जाएं, जो एक्सपीरियंस है, जिसको कुछ पता है, उससे गाइडेंस लें, और उस गाइडेंस के ऊपर आप अमल करते जाएं। ठीक। अब ये तीसरा पॉइंट जो हमारे जहनों में होता है, जी मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो ये बिल्कुल एक रॉन्ग परसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मेरी ये स्टेटमेंट है, आप इसको लिख रहे हैं अपने पास। जर्मनी में रहते हुए आपको कोई पैसा नहीं चाहिए।
अगर आप पाकिस्तान में हैं, उसमें हो सकता है आपको पैसे चाहिए, कुछ पैसे चाहिए या ज़्यादा चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट आपको पैसे चाहिए। लेकिन जब आप जर्नी में मौजूद हैं, तो हमें ये समझना है कि हम गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है? अब जो बंदा गोल्ड माइन के ऊपर बैठा है, उसको ये सिर्फ़ सीखना है कि मैंने गोल्ड निकालना कैसे है। उसके लिए आपको गोल्ड माइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है ऑलरेडी गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं। जो जर्मनी में हम रहते हैं, यूरोप में रहते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में जो रहते हैं, वो गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हैं। हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि अब हमने इसको डिग कब करना है और कितना करना है, ठीक है? अच्छा, ये मैं बात क्यों करता हूँ कि हम गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि जो लोग जर्मनी में मौजूद नहीं है, मतलब आप देखें दुनिया में या जर्मनी के अंदर इतने ज़्यादा ट्रेड एग्ज़िबिशन्स होते हैं, वहाँ पे इतने फ़ॉरेन कंट्रीज़ से लोग आते हैं कंपनीज़ का सेटअप लेके। क्यों? ताकि वो जर्मनी के अंदर बिज़नेस ले सकें, ताकि वो जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर ज़्यादा क्लाइंटेज ले सकें, ठीक है? अब वो लाखों रुपया, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ पे आते हैं, अपने सेटअप्स को प्रेज़ेंट करने। ये तो वो लोग हैं जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कितने लोग पाकिस्तान, इंडिया, चाइना या और मुल्कों में मौजूद हैं, जो इतनी अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं रखते। अब आप उनको अगर कहें जी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करता हूँ, ठीक है? मुझे आपने ये चीज़ें देनी है, मैं आपको क्लाइंट देके दूँगा, मैं आपको ऑर्डर्स देके दूँगा, आपने ये चीज़ें बनानी है और मेरे साथ कमीशन बेस पे करें या मेरे साथ किसी भी और बेस टर्म एंड कंडीशंस पे करें, लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है? मेरी इन्वेस्टमेंट मेरा टाइम है, मेरी इन्वेस्टमेंट मेरा स्किल्स है, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है जर्मनी के अंदर मेरी प्रेज़ेंस की सूरत में हो चुकी हुई है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने उस ऑर्डर को प्रोड्यूस करना है, आपने डिलीवर करना है और क्लाइंट को आपने कहना जी आपने इनको पैसे देने हैं और मेरे पैसे जो है मुझे ऐसे क्लाइंट से मिल जाएँ या सप्लायर से मिल जाएँ, तो आपने एक ब्रिज का रोल अदा करके बगैर पैसों से काम कर सकते हैं और इसकी इतनी डिमांड है। आप ये ना सोचें कि एआई आ गया है, गूगल मौजूद है, ये सब कुछ है, ऐसा नहीं है। थिंग्स आर मेड ईज़ियर नाउ। लेकिन अभी भी दुनिया में जितना बिज़नेस हो रहा है वो ट्रस्ट बेसिस के ऊपर होता है और ट्रस्ट बेसिस कैसे बनता है? पर्सनल इंटरेक्शन के साथ। मेरा जिन लोगों के साथ पर्सनल इंटरेक्शन है, वो मेरे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जिन लोगों का मेरे साथ वर्चुअल इंटरेक्शन है, वो मेरे ऊपर कम इंटरेस्ट करते हैं। जिनका मेरे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना वर्चुअल है, ना ही मेरा पर्सनल है, वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है? तो इट्स सिंपल फॉर्मूला कि आपने ये देखना है कि हाउ टू गेन मैक्सिमम ट्रस्ट। वो है पर्सनल इंटरेक्शन के साथ और आप अपनी प्रेजेंस को वैल्यूएबल बनाएं क्योंकि आप गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं। आप वैल्यू क्रिएट करें अपनी प्रेजेंस से, जो हमने सबसे पहले बात की, वैल्यू क्रिएट करें अपनी प्रेजेंस से। आप लोगों को ये बताएं कि जी मेरे पास जर्मनी में क्लाइंट मौजूद है या मैं जर्मनी में बैठ के ये कर सकता हूँ। लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। ठीक है, अभी मैं इस्पो पे गया था शारिक के साथ नवंबर के एंड पे। सियालकोट से कंपनीज थी 130 और पूरे पाकिस्तान से 170 कंपनीज थी। ये वो लोग हैं जो वहाँ आए और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था जब वो हम देखते हैं, वो हम बताते हैं जी हम आपके लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क बनाने का मकसद भी ये है कि इस पे जो लोग आएँ, वो हमारी एक्सपर्टीज़ से भी फ़ायदा लें। अब मैं हर किस्म का बिज़नेस नहीं कर सकता, मेरा एक बिज़नेस लाइन है, मैं उसी पे फ़ोकस करूँगा। शारिक का एक बिज़नेस लाइन है, वो उसी पे फ़ोकस करेंगे। तो हमारे पास जो एडिशनल नॉलेज है, उसको हम चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर फेंक दें, लोग उसको लें, लोग उस पे आएँ, सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें और हम उस पे फुली सपोर्ट करें। हमारे पास जो भी नेटवर्क मौजूद है, वो हम लोगों के सामने रखते जा रहे हैं। रखना भी चाह रहे हैं, रखते भी जा रहे हैं। अब फ़ायदा कौन लेगा उस नेटवर्क का? जो लोग इस सिस्टम में आएँगे, ठीक है? जो लोग जॉब ही करते रहेंगे, उनके आगे तो हम ये सिस्टम पेश ही नहीं करते। हम उन्हें दावत नहीं देते, जी आप आएँ और ये सिस्टम लें। हम दावत किसको देंगे? जो कि स्किल्ड बंदा होगा, जो टाइम दे सकता होगा, जो ये एनर्जी या ये आइडिया लेकर आ गया, जी मैंने ये करना है और मैंने अपने गोल्स को अचीव करना है। उसके लिए मैं ये स्किल सीख चुका हूँ या सीखना चाहता हूँ या सीख रहा हूँ और मुझे इसमें सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट क्या है? हम आपको बताएँगे कि जी कहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ आप लोग ना ज़हन से निकाल दीजिएगा कि फ़राज़ या शारिक के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? पकी-पकाई खीर बिज़नेस के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है? आप ये कहें या ये सोचें कि मैं किसी भी नेटवर्क या किसी भी मेंटर के साथ जुड़ के कामयाब हो जाऊँगा, क्योंकि वो अपने हिस्से की अर्निंग मुझे दे देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? हमने अपने नेटवर्क को डेवलप किया, हम उसमें कमा रहे हैं, हम आपको गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ओपन हार्टेडली करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे कि जी हमने यहाँ पे ये गलत किया, आप ये ना करें।
आप ऐसे करें, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपने अपनी नेटवर्किंग खुद करनी है, अपने रिसोर्सेज खुद डेवलप करने हैं, ठीक है। हम जो रिसोर्सेज आपको दे सकेंगे वो हम दे देंगे, लेकिन जो रिसोर्सेज हम नहीं दे सकते वो आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। और इसी का नाम सेल्फ स्टैंडिश है, इसी का नाम सेल्फ एम्प्लॉयड है, कि आपने अपने लिए काम करना है और दूसरों पे डिपेंड नहीं करना, ठीक है। और फिर जब आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस ओनर बन के, उस पे या तो फिर आप अपनी टीम में वो बंदे डालेंगे जो आपको सर्विसेज वो सारी प्रोवाइड करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने साथ कोई टीम या कोई एम्प्लॉय नहीं रखा। मेरी टीम क्या है? मेरी टीम है मेरे शिपिंग एजेंट, मेरी टीम है मेरे कस्टम एजेंट, मेरी टीम है मेरे सेलर और बायर, ठीक है। अब ये मेरे एम्प्लॉयज नहीं है, मैं चीजें आउटसोर्स करता हूँ, इनको पे कर देता हूँ और इनसे मैं सर्विसेज दे देता हूँ या गुड्स दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका है जो हमने अडॉप्ट किया, आप ही अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा शिपिंग एजेंट मेरी कंपनी में बैठा हो, तो वो आपको एम्प्लॉय रखना होगा, ठीक। वो शुरू में जरूरी नहीं है। बताने का जो मकसद है वो ये है कि अपने रिसोर्सेज आपने खुद भी डेवलप करने हैं। और जर्मनी इज अ वेरी रिसोर्सफुल कंट्री, ठीक है। इसमें ढेरों शिपिंग एजेंट मौजूद है। आपने सोचना क्या है कि मेरी जो प्रोडक्ट है इसके लिए सूटेबल क्या है। वो लाजमी नहीं है कि मेरा शिपिंग एजेंट आपकी प्रोडक्ट के लिए भी सूटेबल हो। तो ये जो चीजें ना ये आपने सीखनी है। हर शिपिंग एजेंट हर चीज नहीं करता, हर कस्टम एजेंट हर चीज में हाथ नहीं डालता। जैसे लॉयर है ना, लॉयर सिविल केसेस के लॉयर और है, क्रिमिनल केसेस के लॉयर और है, कॉर्पोरेट केसेस के लॉयर और है। इसी तरह शिपिंग एजेंट्स की भी अपनी अपनी लाइंस है। अब आपकी अगर फीड है राइस, मेरे पास है स्क्रैप के, तो वो फिट इन नहीं होते। आपने अपने मकसद के या अपने बिजनेस लाइन के हिसाब से अपनी चीजें डेवलप करनी है। हम आपको गाइडेंस देंगे कि आप कैसे सही और गलत का फैसला कर सकते हैं कि कौन बंदा ठीक है इनमें से, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि आपको एक पक्की पकाई खीर दें कि जी राइस इंपोर्ट करने वालों के लिए ये चीज हाजिर है और सर्जिकल वालों के लिए ये चीज हाजिर है। ऐसे नहीं होता, ऐसा ना हो सकता है और ना होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने जेहन में डालनी है कि हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे लोग बैठे हैं जो कि आपको ये सर्विसेज दे सकते हैं। हम आपको ये सिखाएंगे कि आपने उनको जज कैसे करना है, उनसे क्वेश्चनिंग क्या करनी है, उनसे सीखना क्या है या उनसे लेना क्या है, ठीक है। वो हम आपको जरूर बताएंगे और उसके ऊपर ही हमारा फोकस है, ठीक। तो ये चीजें मेरा ख्याल है काफी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, बिल्कुल अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एग्जीक्यूशन, क्योंकि लोगों का ना बहुत सारा कंसर्न होता है एग्जीक्यूशन स्टेप्स के ऊपर कि एग्जीक्यूट हमने कैसे करना है। तो उसके लिए मेरा जो पहली रिक्वायरमेंट है या मेरी जो पहली रिकमेंडेशन है वो ये है कि पहले आपने सीखना है क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। और उसके बाद फिर हम आएंगे जी एग्जीक्यूशन की तरफ, कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो है कंपनी, कंपनी के थ्रू। अब बिजनेस जितना भी होगा ना वो कंपनी के थ्रू होगा। आप प्राइवेट बेसिस के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज क्लियर कर दें, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, यू वुड ऑलवेज नीड अ कंपनी बिहाइंड यू, ठीक है। फिर आपने कंपनी को सेटअप करना है। उसके लिए हमने बहुत डिटेल में वीडियोस बना दी हैं। दो ऑप्शंस नॉर्मली हमारे पास होती हैं, या तो हम आइंसद unternehmen बना लें, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे कहते हैं, या हम उगे या और GmbH बना लें, ठीक है। उसका फैसला हमने कैसे करना है वो हमारा रिस्क फैक्टर होता है, कि उगे में हमारे ऊपर रिस्क होता है, GmbH में हमारे ऊपर लिमिटेड रिस्क होता है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ स्टैंडर्ड के ऊपर हम 100% लायबल होते हैं। तो ये सबसे सिंपल एक तरीका है जो हमने देखना है कि मैंने लाइबिलिटी कितनी लेनी है। तो उसके लिए आपने लाइबिलिटी का रिस्क असेसमेंट करनी है कि मेरे बिजनेस में क्या रिस्क असेसमेंट है। मेरी कंपनी आइंसल unternehmen है क्योंकि मेरा कोई रिस्क नहीं, ठीक है। मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आती, क्यों? क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने इधर से चीज ली उधर बेच दी, मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। तो ये आपने रिस्क असेसमेंट करनी है। जो पहला स्टेप मैं बार बार कहता हूँ ना, आपने प्लान करना है, उसके अंदर ये सारी चीजें आपकी आती हैं कि रिस्क असेसमेंट भी आपने करनी है। फिर आप डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए कौन सी कंपनी सूटेबल है और ज्यादा अच्छी है, ठीक है। और फिर आपने वैट अप्लाई करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, जैसे शुरू में भी सवाल आया था कि जी वैट मेरे पास होना चाहिए या नहीं, तो ये असूली बात है। जब भी आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है आपके पास वैट कंपलसरी है। वैट आप सिंपली अप्लाई करेंगे कंपनी बनाने के बाद, और उसको आपने elster.de के ऊपर जाके आप आसानी से वैट अप्लाई कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है आप लीगल हेल्प ले सकते हैं। जर्मनी में स्टोर बराटर भी मौजूद हैं, जर्मनी में अकाउंटेंट्स भी मौजूद हैं जो ये सर्विसेज देते हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी ये लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो वो भी हम आपको गाइडेंस दे देंगे कि कौन लोग हैं। हलोर में वकार अहमद भाई हैं,
वो सर्टिफाइड स्टोर ऑपरेटर हैं, उनसे आप सर्विसेज ले सकते हैं। इसी तरह मोहम्मद फराज अख्तर हैं, वो हमारे साथ अटैच हैं, वो भी मतलब अकाउंटेंट हैं और प्रॉपर एक लीगल जॉब कर रहे हैं लीगल कंपनी के अंदर एडवाइजरी और इसकी टैक्स डिक्लेरेशन वगैरह की, तो उनकी भी सर्विसेज हैं। तो ये लोग हमारे साथ ऑलरेडी अटैच है, ठीक है। तो इनको हम रिकमेंड करते हैं ताकि आपको जो लैंग्वेज बैरियर भी है वो भी खत्म हो जाए। जो तीसरा स्टेप है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, वो आपके लिए मस्ट है कि आपके पास कस्टम नंबर होना चाहिए, जिसको हम सोल नंबर या EORI नंबर भी कहते हैं। ये आपका sol.de से विदाउट एनी कॉस्ट बन जाएगा, वैट भी फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है और कस्टम नंबर भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन पे पैसे लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप खोली है तो उसमें आपका 15 यूरो से लेकर 200 यूरो तक खर्चा आएगा। उगे का तकरीबन 500 से 700 यूरो खर्चा आएगा। गेम पे हमें जाएंगे आप तो आपका ज्यादा खर्चा आएगा। और अगर आपके एक से ज्यादा पार्टनर हैं उगे और गेम बेहा में, तो उसका भी ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये बेसिकली एक स्टेप है जहां आपके पैसे लगने हैं, ठीक? अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल आता है कि मैं सर्जिकल करना चाहता हूँ, मैं राइस की आइटम करना चाहता हूँ या मैं लेदर की आइटम्स करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन से लाइसेंसेस चाहिए? इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, या तो आप नेटवर्किंग करें, उन लोगों के साथ मिलें जो ये चीज़ें कर रहे हैं और उनसे आप सीखें कि उन्होंने ये कैसे किया और कौन से पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपके नेटवर्क में वो लोग कम मौजूद नहीं है। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ये बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनके सेशंस भी करवाएं, ताकि वो स्पेसिफिक एक फील्ड ओरिएंटेड जो ना हम सेशन भी करें। लेकिन इट वुड माइट टेक 1 और 2 मंथ्स के हम कर सकें। लेकिन तब तक के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप ईहा खा जो आपका चैम्बर है, आप उसके पास जाएं और उनसे कहें जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कौन से लीगल पैरामीटर्स को पूरा करना है। वो बैठे ही इस काम के लिए, चैम्बर वाले बैठे ही इस काम के लिए कि आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, फिर आप जाएं कस्टम एजेंट्स के पास। कस्टम एजेंट्स आपके से कुछ पैसे देंगे, 50 यूरो या 100 यूरो या माइट भी 200 यूरो। वो आपसे अपनी बेराटुम खोस्टन लेंगे, कंसल्टेशन फी लेंगे आपसे, और आपको सारा बता देंगे जी आपने क्या कैसे कौन से लाइसेंसेस देने हैं, कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए और कैसे चाहिए, ये भी वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। ईहा खा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कस्टम एजेंट्स जो है वो पेड होंगे, वो आपसे पैसे देंगे, ठीक है? फिर आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, ड्यूटीज कितनी है, कस्टम ड्यूटीज कितनी है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। कस्टम की soul.de वेबसाइट के ऊपर जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन जरूरी है कि आपको HS कोड का पता होना चाहिए, ठीक है। HS कोड इज एक हार्मोनाइज सिस्टम है कोडिंग का, जो दुनिया भर में वैलिड है। और लेदर जैकेट्स का अगर एक कोड है ना, वो अमेरिका में भी वही है, वो पाकिस्तान में भी वही है, वो जर्मनी में भी वही है। अब आपने ये देखना है कि जो मैं गुड करना चाहता हूँ, जो मैं प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, उसका HS कोड क्या है। वो आप गूगल पे सिंपली जाके लिखेंगे HS कोड फॉर लेदर जैकेट, वो आपको बता देगा जी ये HS कोड है। और आप soltarifnumber.de पे जाके भी ढूंढ सकते हैं कि इस कोड के अंदर और कौन सी चीजें हैं, क्योंकि एक कोड के अंदर सिर्फ एक चीज ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो आपको soltarifnumber.de पे जाके आपको उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगे कि ये पर्टिकुलर जो मेरा HS कोड है 8 या 10 डिजिट्स का, इसमें कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये भी नेट के ऊपर पड़ी हुई, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करके फिर आपने उसको देखना कि इसका HS कोड क्या है, और उसकी जो ड्यूटीज हैं वो आपको soul.de के ऊपर जाके पता चल जाएंगी। जैसे टेक्सटाइल के ऊपर पाकिस्तान को GS प्लस मिला हुआ है, उसके ऊपर इस वक्त इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो है, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो है, वैट हमेशा हमने 19% देना है। जो भी चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जर्मनी के अंदर, उसके ऊपर वैट हमने हर वक्त ही देना है। अब कस्टम क्लियरेंस का जो प्रोसेस है ना, उसके ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के जहन में ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है और हम समझते हैं कि ये शायद बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसे नहीं है, कस्टम क्लियरेंस बहुत चीपर प्रोसेस है। उसके लिए आपको कस्टम एजेंट मिल जाएंगे, बैठे हुए हैं, उनका काम ही ये है। वो एक शिपमेंट के इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कि आपकी शिपमेंट 1 पीस की है या 1 लाख पीस की है, वो आपसे चार्ज करेंगे। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि शिपमेंट छोटी है या बड़ी है, कोई मसला नहीं, उसकी कॉस्ट सेम है। कॉस्ट में फर्क कहाँ पे आएगा, अगर आपकी शिपमेंट के अंदर एक HS कोड की प्रोडक्ट्स हैं, उसकी कॉस्ट अलग होगी। अगर आपकी शिपमेंट के अंदर 2 या ज्यादा HS कोड्स की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं,
तो वो कुछ एडिशनल फीस ऐड कर देते हैं, 15, 20, 25 यूरो पर एचएस कोड। तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव, मतलब थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। तो ये पर एचएस कोड चार्ज करते हैं आपको। तो आपने घबराना नहीं है कि मैं खुद करूं। मेरी जो रिकमेंडेशन होती है वो ये है कि आप जो इसके एक्सपर्ट है ना, आप उनसे काम करवाएं, क्योंकि कस्टम में अगर आपकी कोई चीज फंस जाती है, कोई शिपमेंट आपकी क्लियर नहीं होती टाइमली, तो आपको डैमेज पड़ना शुरू हो जाता है। डैमेज इज द फाइन जो आपने देना है। जब तक आपकी गुड्स कस्टम वालों के पास पड़ी हैं, आपको डैमेज पड़ता रहेगा। और वो पर डे तकरीबन $60 से लेके $150 तक भी हो सकता है। ठीक है, वो पर डे आपको पड़ता है। तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए शुरू में थोड़े से पैसे खर्च देने हैं। आउटसोर्स करें चीज़ों को। मेक योर टाइम वैल्यूएबल। और आप अपने टाइम में ये सोचें कि मैंने ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाना है, मैंने अपनी प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा अच्छा सेल करना है, बजाय इसके कि आप सारे प्रोसेस को अपने हाथों करें। ऐसा ना करें। शिपिंग का प्रोसेस शिपिंग वालों को दे दें, कस्टम का प्रोसेस कस्टम वालों को दे दें। और अपना आपका जो काम है, आपका बाइंग और सेलिंग। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे ज़्यादातर तो मुझे ट्रेडिंग ही नज़र आती है लोग जो करना चाहते हैं, तो आपका काम है बायर और सेलर्स को ढूंढना, उनकी प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम सेल करना, और बीच के जो प्रोसेस हैं वो आपके आउटसोर्स हो जाएं, और वो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज की प्रेजेंटेशन थी। मुख्तसर प्रेजेंटेशन देने का मकसद ये था कि मैं आपके ज़हनों में ये चीज़ डालूं कि स्टार्ट जो है वो कंपनी बनाने से नहीं होगा। स्टार्ट आपका अपने माइंडसेट से होगा। माइंडसेट में आपने पर्सनल फ्रीडम पे सोचना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पे सोचना है, एक्टिव और पैसिव इनकम को समझना है, एक्टिव से पैसिव में कैसे जाना है वो आपने सोचना है, जॉब माइंडसेट को बिजनेस माइंडसेट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। कि आपने टाइम बाय करना है अपने लिए, अपना टाइम खुद निकालना है, आपने वर्किंग डेज के अंदर नेटवर्किंग करनी है, आपने लोगों के अंदर देखना है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे। तो ये चीज़ें जब आप करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये सलाहियतें पैदा हो जाएंगी जो आपको बिजनेस ओनरशिप की तरफ लेकर जाएंगे। तो गोल आपने शुरू में सेट करना है। वो गोल आपका जितना हायर गोल होगा, उतनी आपकी मोटिवेशन होगी। और वो गोल आपने पैसा नहीं सेट करना। ठीक है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी है। पैसा आपकी एक बाय प्रोडक्ट है जिंदगी के अंदर। पैसा आपके हर काम के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक आप पैसे से इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, पैसा भी आपकी तरफ खुद ब खुद आता जाएगा, क्योंकि आप वैल्यू क्रिएट करेंगे। और हर वैल्यू जो हम क्रिएट करते हैं वो पैसा लेकर आती है। जितनी अच्छी आपकी वैल्यू होगी, उतनी अच्छी आपकी जो ना इनकम होगी। ठीक है, ये आपने चीज ज़हन में रखनी है। थैंक यू वेरी मच। अब हम शारिक, आपके जहन में कोई बातें हैं, पॉइंट्स हैं, तो आप भी जरूर शेयर कर दें। फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आ जाते मैम बिल्कुल, इसको बेशक अब वो स्क्रीन शेयरिंग फिर रोक दीजिएगा ताकि हटा लें। और नहीं, अच्छा आपने बताया, शुरू में तो मोटिवेशन दी काफ़ी ना कि माइंडसेट के ऊपर, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे थोड़ी बात हुई है एंड में। और मैं सबसे ये कहूँगा कि अगर मेरे टेक अवे यही होगा कि अगर आप क्वेश्चन करें आज ज़रूर, तो कोशिश यही होगी कि सारे क्वेश्चंस के जवाब दें। इसपो से मैं एक इंटरेस्टिंग बात, अच्छा, जॉब के अंदर, क्योंकि 10 साल जॉब यहाँ पे मैंने भी की जर्मनी में, उसके अंदर ये होता है कि आपको एक टास्क दे देते हैं, आप वही काम करते हैं। बिजनेस के अंदर आपने सब चीज़ें खुद करनी होती हैं, और चॉइस भी, इंडिपेंडेंस जो है ना, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह का हो सकता है पैसे शायद साथ साथ आएंगे, लेकिन आप इंडिपेंडेंटली जहाँ मर्जी से जितना मर्जी काम करें, जिस मर्जी पार्टनरशिप करें, ये बड़ी एक इसके साथ अच्छी बाय प्रोडक्ट है। और टैक्स के भी बहुत सारे बेनिफिट्स आप इसमें हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जॉब में टैक्स कटने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, इसमें आप अपने खर्चे निकाल के टैक्स पे करते हैं। अच्छा, एक इस्पो की एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा था। इस्पो में हम गए थे, तो नॉर्मली यही होता है, फराज भाई और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा, हमारे पास टाइम का इशू होता है नॉर्मली। अगर इंडिविजुअली कोई कॉल्स करना शुरू कर दे और क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखी थी एक लड़के की, वो हम नाम नहीं लेते, जो किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे, लेकिन वो यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीखना चाह रहे थे। तो वैसे उन्होंने हमें भी मैसेज किया, जिस तरह होते हैं हम जवाब देते हैं, लेकिन वो वहाँ पर उन्होंने ये किया कि उन्होंने 3 दिन छुट्टी ली। 3 दिन इस्पो पे वो रोज आए विद फैमिली होटल में, और वाइफ भी उनका करना चाह रही थी। 3 दिन उन्होंने एक एक काउंटर पे जाकर, जो पाकिस्तान से बिजनेसमैन आए हुए थे, क्योंकि वो मीडिएट करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान से जो बिजनेसमैन है उनको यहाँ पे सपोर्ट करें, एक एक के पास गए। और मैंने उनसे पूछा, पहले दिन इस्पो के स्टार्ट से आखिरी दिन इस्पो के एंड के बाद, उनकी अपनी थॉट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। और उन्होंने कहा ये हो सकता है मैं पूरे पूरे 2 सेमेस्टर्स में जाकर यूनिवर्सिटी में वो नॉलेज नहीं हासिल कर सकता था जो बिजनेस ओनर्स से उन्होंने किया, उनके एक्सपीरियंसेस से। तो यही है, आप लोगों ने
अपनी जिस तरह उसने बिजनेसमैन से सवाल जवाब पूछे, इसी तरह आप लोग सवाल जवाब पूछेंगे, थोड़ा भाग दौड़ करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऑन द गो सीखी जाती हैं। मतलब पहले से नहीं पता होती। जिस तरह जब मैंने आईटी का थोड़ा बहुत काम शुरू किया था, तो स्टार्ट में जो मेरी नॉलेज थी वो टोटली डिफरेंट थी। ऑन द गो फिर हम सीखते गए। मेरे ख्याल में अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। जी, पहला मेरे ख्याल में अलीम ने स्टार्ट किया, उधर से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ चले, थैंक यू। ये मैंने स्टार्ट में भी, जब तक सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा था, मैंने पूछा था। चले, मैंने वीडियोस भी देखी हैं पहले, तो उनसे काफ़ी हेल्पफुल मिली है। मैं मतलब जर्नी ऑलमोस्ट 50% हो चुकी है प्रोडक्ट लॉन्चिंग के, और 50% आपको पता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये चीज़। आप पहले ऑर्डर करते हैं, फिर बाई सी आती है। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि मीनवाइल मैंने एड्रेस चेंज किया, तो उससे आपका जो स्टोर नंबर होता है वो चेंज हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं जो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है उससे अप्लाई करना चाह रहा हूँ वैट नंबर। उसमें थोड़ा सा वो अलाउ नहीं कर रहा। वो मैंने मैसेज भी किया है, वो फराज भाई भी चेक कर सकते हैं। और अगर तो वो कोई डायरेक्ट है फॉर्म जो आप एस्टर पे फिल कर सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अ, मतलब अगर वो लिंक में शेयर कर दें, तो फिर बंदा डायरेक्ट ही एस्टर से अप्लाई कर देता है। क्योंकि जब तक 2 से 3 महीने तक चीज़ आपकी आपके पोर्ट तक आएगी, तो उम्मीद है कि तब तक वो इशू हो चुका होगा। और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, तो उसको मतलब नॉर्मली कितनी देर बाद आप उसी को यूज़ करके, उसी को एज अ प्रूफ यूज़ करके अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं अमेज़न पे? तो फिलहाल के लिए ये 2 क्वेश्चंस थे, क्योंकि अभी स्टेटस उसका आ रहा है कि वो अंडर रजिस्ट्रेशन है डीपीएमए में। अच्छा, बेहतर तो वैसे रिकमेंडेड ये होता है कि आप ऐसे ना अपना वैट वगैरह कंप्लीट करके फिर लें, क्योंकि आजकल ना बहुत टाइम लग रहा है। और अगर आपका वैट तब तक नहीं पहुंचा होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपने वैट नंबर के अगेंस्ट उसको क्लियर करवाना होता है। कस्टम नंबर और वैट नंबर आपका दोनों चाहिए होता है। तो बेहतर तो यही ऑप्शन होती है कि आप पहले अपनी सारी लीगैलिटीज पूरी करें और उसके बाद जो ना शिपमेंट करें। ये ना प्लान करें कि 2-3 महीनों में शिपमेंट अगर आ गई और ये ना आई, तो फिर वही डैमेज वाली बात आ जाती है। वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो फिर शुरू में ही है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाती है। और जो दूसरा आपका पॉइंट है ब्रांड रजिस्टर का, तो जैसे ही आपका ट्रेडमार्क आ जाता है, डीपीएमए से आपकी कंफर्मेशन हो जाती है सारी, तो आप फौरी तौर पर अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री में जाके वहाँ पे अपना ब्रांड को आप रजिस्टर करवाएंगे। और जब वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी अमेजोन की, और वो आपको कंफर्म कर देंगे, तो आप फौरी तौर पर अपना ब्रांड नेम स्टार्ट कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू। क्योंकि अभी उसका जो स्टेटस आ रहा है वो मैं एक मिनट कॉपी भी कर देता हूँ मीनवाइल, जब तक आपको बाकी क्वेश्चन लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसका एटलीस्ट पेंडिंग में जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसको 1 मंथ हुआ है जो मैंने फीस पे की हुई है और अप्लाई की हुई है डीपीएमए में ट्रेडमार्क को। तो वो कह रहे हैं कि ये एटलीस्ट पेंडिंग में आ रहा हो या इसका थोड़ा सा स्टेटस चेंज हो, तो फिर हम रजिस्टर करेंगे अमेजोन पे ना, ट्रेड रजिस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको पहले सारा वहां से प्रूफ लेके, क्योंकि आपने उसे ही सबमिट करवाना ना, उसकी बेसिस पे आपको अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री करवाएगा करेगा। जी, सलमान नमी भाई। सबसे पहले तो थैंक यू फराज भाई और शारिक भाई का, हमेशा से सपोर्ट करने के लिए, और दिस फॉर अरेंजिंग दिस सेशन एज वेल। तो मेरा सवाल ये है पहला कि अब ये मैंने सुनी सुनाई बातें आपसे कंफर्म करना है कि जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है, तो कोई कुछ खास किस्म के एग्जामिनेशंस भी करने पड़ते हैं फाउंडर्स को या एम्प्लॉयज़ को फॉर सर्टिफिकेशंस, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है? डिपेंड करता है आपके बिजनेस फील्ड के ऊपर ना। अगर जैसे फूड रिलेटेड बिजनेस हम खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए जारी बात है गेजुंडाइट आम से आपको कोई ना कोई परमिशन लेनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है। अगर जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या बहुत से लोग टेक्सटाइल्स मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई लाइसेंस इस तरह से नहीं चाहिए, कोई एग्जामिनेशन नहीं है उसके लिए। जिस तरह हम लोग आईटी बिजनेस वगैरह में, तो कोई इस तरह का नहीं चाहिए। मतलब कुछ चीज़ों में हो सकती है,
लेकिन जिस ज़्यादातर नहीं तरह है। अब जिस तरह कोई लोग बेकिंग करते हैं फॉर एग्जांपल, जो हम्म घरों में ख्वातीन लगाती हैं, तो अलाउ नहीं होता इस तरह, आप बेकिंग नहीं सेल कर सकते। इसी तरह घर में खाना पकाते हैं तो खाने की वो किचन की इंस्पेक्शन होनी होती है। इस तरह की हर हर प्रोफेशन की, हर फील्ड की अपनी चीज़ है, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन और फाउंडर के लिए तो नहीं होता। जिस तरह आज हम बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज किसी ने ओल्ड होम बनाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम्म तो ओल्ड होम बनाने की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक बंदा हो जिसकी रिस्पेक्टिव हाउस बिल्डिंग हो। इसी तरह अगर बेकरी आपने फ्रेंचाइज लिया तो नहीं रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर आप अपनी बेकरी है तो आपके पास रिक्वायरमेंट हो कि मैनेजमेंट टीम में एक बंदा हो जिसके पास बेकरी की हाउस बिल्डिंग हो, मिसाल के तौर पे। तो ये केस टू सही। केस वेरी करता है। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है हमें इस एक तो बारे में? हमें फराज भी ने बताया, यहाँ कहाँ पे होती है शायद ज्यादातर। ईहा वो खास है ना, बिल्कुल। मतलब अगर देखेंगे अगर फूड रिलेटेड है ना, वो तो आपको फिर गुजुनडाइट से भी मिलेगी चीजें, क्योंकि उनके लाइसेंस से ज्यादा होते हैं इसमें फूड से जो मुतल्लिका चीजें हैं। अगर आईटी के अंदर कोई चीज है या और किसी फील्ड के अंदर, तो आपने ये देखना कि आपकी फील्ड क्या है और उसके रिलेटेड इदारा कौन है। और बेस्ट सोर्स ईहा खा ही है। ईहा खा सही। फिर आपको आगे बताते हैं कि अब आप यहाँ पे चले जाए ना, यहाँ से मिलेगी। ठीक है। और सेकेंडली, एक सवाल था मेरे जहन में, लेकिन वो पहले ही आपने क्लियर कर दिया, वैल्यू एडिशन के लिए कि हम क्या इंसेंटिव दें जो ऑलरेडी बायर्स और सप्लायर्स मौजूद हैं दुनिया में। तो ये आपकी बात समझ आ गई, और थैंक यू अगेन। ये चलिए, अब और भी वेलकम। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे ख्याल में, इसके बाद फिर काजिम और फिर अली। ओवर टू काजिम मे बी। थैंक यू। Um, वैसे अपनी ऑप्शनल है, जो सलमान की तरह कोई और भी वीडियो से बड़ा फर्क पड़ता है, मतलब हमें पता होता है हम किससे बात कर रहे हैं। अगर कोई करना चाहे तो ऑन कर सकता है। जी काजिम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे वालेकुम अस्सलाम। नहीं पता मैं कैसे दिख रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, मेरे बहुत बेसिक सवाल हैं। मेरा ही पहला सेशन है और मेरा आपसे इंटरेक्शन नहीं हुआ, बस एक मैंने पोस्ट किया था, उस पर आपका एक कमेंट आया था, जिसके बाद मैं थोड़ा सा बैक स्टेप किया मैंने, एक बिजनेस रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड। तो मेरे बहुत बेसिक सवाल हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने पूछे होंगे, बट ये मेरा फेयर है बेसिकली। सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर, आई नो इसका इसका जवाब क्या होगा एक्सपेक्टेड, बट मेरा सवाल टेक्निकली ये नहीं कि लैंग्वेज से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। बट सवाल मेरा ये है कि क्योंकि लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं आती, उसकी वजह से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। और फिर सबसे पहले जब आप एज अ पाकिस्तानी यहाँ सोचते हो और लैंग्वेज नहीं आती, तो डर ये लगता है कि यार कुछ और मसला हो गया तो, या लीगल इश्यूज में पड़ गया तो, या फॉर एग्जांपल अगर आप सेल ही नहीं कर पाए, आपका आइडिया अच्छा है, लेट्स से वैल्यू एड भी कर रहे हो आप, आपका आइडिया भी अच्छा है, बिजनेस के लिए आपने इनिशिएट भी ले लिया, बट लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप उस स्टेप तक नहीं पहुंच सके, तो क्या होगा? तो मेरा आपसे सवाल ये है इस पे कि आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज बैरियर जो है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और अगर करता है तो क्यों, और अगर नहीं करता तब भी क्यों? नहीं, इस फिलहाल भी आपके जवाब से पहले एक मेरा सवाल है काजिम। इन्होंने पहले कहा कि मेरे जहन में ऑलरेडी कुछ एक्सपेक्टेड आंसर है। आपके जहन में क्या एक्सपेक्टेड आंसर है? मेरे जहन में ये एक्सपेक्टेड आंसर है कि ऑब्वियसली लैंग्वेज से फर्क पड़ता है, बट यहाँ लोग इंग्लिश बोलते हैं तो आपका काम हो जाएगा, इस तरह के जवाब जो आप नॉर्मली हर बंदे से पूछते हो। बट मैं चाह रहा था ये सवाल मैं किसी ऐसे बंदे से पूछूं जो ऑलरेडी बिजनेस करता है, क्योंकि मेरे सर्कल में सारे जो हैं वो जो यहाँ पे बेस कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है, सारे जॉब करते हैं। मैं अगेन आईटी से रिलेटेड हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, वो सारा सेम स्टोरी जो मेरे ख्याल है हर दूसरे तीसरे पाकिस्तानी बॉयज़ की होती है। बट मैं ये चाहता हूँ कि सही आप सही। जी फराज भाई। अच्छा, इसमें देखें हर चीज़ डिपेंड करती है कि आपने जो चीज़ें प्लान की हैं उसमें उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। मेरे ख्याल में मेंटेन फराज हो भाई। जो हाँ जी। बाकी जो जी जी, नहीं, आवाज़ आ आपका रही है। थोड़ा स्टक हुआ था इसलिए बीच में बोला था मैं। जी जी प्लीज कंटिन्यू। अच्छा। तो हो सकता है कि आपको जो चीज़ें लीगल लीगल फ्रेमवर्क के लिए अगर आपको चीज़ें चाहिए, वो तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं ना। मतलब टैक्स कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, वो आपसे इंग्लिश में भी बात करेंगे, आपको कस्टम एजेंट भी इंग्लिश में अकोमोडेट करेंगे, आपको जो है कस्टम एजेंट भी इंग्लिश में अकोमोडेट करेंगे। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अब आपने देखना कि आपके बिजनेस के लिए लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो फिर ये पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स जो हम बात कर रहे हैं कि टाइम भी देना, नेटवर्किंग करनी है, दोस्तों की सोहबत को बदलना है, जैसे अभी भी कासिम ने भी बात की कि जॉब वाले ज़्यादा हैं सराउंडिंग में, तो ये भी फिर एक प्री रिक्विजिट है कि फिर आपने लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि अगर उसकी डिमांड है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता, फिर आपको सीखनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका प्लान लैंग्वेज के बगैर भी हो जाएगा, और उसके बाकी सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क के लिए, वो तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन
में लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं है, आपकी प्रोडक्ट सेलिंग में या आपकी सर्विस सेलिंग में लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं है, तो इट्स फाइन। बिल्कुल, इसमें मैं ये ऐड कर दूं कि हम बहुत सारी चीज़ें ना अजम्पशंस पे भी कर रहे होते हैं। जब नेटवर्किंग हमारी होती है उन लोगों से और हम उठ रहे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस किया, और ज़्यादातर तकरीबन सब लोगों की लैंग्वेज शुरू में इतनी अच्छी नहीं होती पाकिस्तान से जो आए होते हैं, तो वो अपनी स्टोरीज बताता है कि मैंने उसको कैसे ओवरकम किया। फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ों में तो नेट से आप ट्रांसलेशन वगैरह कर लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ जाकर आपको लैंग्वेज चाहिए। उसके अलावा इवन लेटर्स जो आते हैं वो भी लैंग्वेज आप खुद ट्रांसलेट करके दे सकते हो, और कई चीज़ें आप टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में, और इसके अंदर फिर इसीलिए आप आउटसोर्स करते हैं, जब फराज मैंने कहा आप सेल्समैन पे आउटसोर्स कर सकते हैं कुछ हद तक। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा होमवर्क करके स्टार्ट करें तो हो जाएगा इंशाल्लाह। सबका हो जाता है मतलब इसी तरह ही, और ख़ास तौर पे जो हमसे पहले जो जनरेशन यहाँ पे आई है उनके पास तो इस तरह के ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी डिग्रीज भी नहीं थी, और तकरीबन सब लोगों ने यहाँ पे बिजनेस ही किए हैं जो पहले लोग आए हुए थे। और अभी भी उनकी बहुत अच्छी जर्मन नहीं है, मतलब पॉसिबल है, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ। सही है, थैंक यू। एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको बेसिक लैंग्वेज भी आती है, आप उसको पॉलिश करते सकते हैं ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप उसको मजीद भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर गलत बोलूंगा तो मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा। जब आप वैल्यू क्रिएट कर चुके होंगे ना, अगले बंदे को जब आप वैल्यू बताएंगे, इसलिए मैं जब बात कर रहा हूँ ना कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने देखना है आप सोल्यूशन किस चीज़ का प्रोवाइड कर रहे हैं। जब अगले बंदे को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा होगा ना, तो उसे अगर वो सोल्यूशन किसी गूंगे से भी मिल जाएगा ना, वो उससे भी दे देगा। एग्जैक्टली तो और बट लेकिन वैल्यू लैंग्वेज आप, सीखनी जरूर है इसके हाँ बाद। इसके बाद लेकिन हाँ, सीखनी नहीं नहीं, जरूर सीखे जरूर। है। हाँ, सीखनी जरूर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फियर हमने ओवरकम करना है कि हमें बहुत हाईली प्रोफिशिएंट नहीं होने की जरूरत है। अगर हमारे पास अच्छा सोल्यूशन है, ऑब्वियसली वी नीड टू प्रेजेंट अवर सोल्यूशन इन अ बेटर वे। तो उसके लिए हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज अगर बहुत जरूरी है तो हमें करनी चाहिए, अगर इतनी जरूरी नहीं बिल्कुल। है मिक्स एंड मैच भी चल जाता है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद फिर अली, फिर नूर, फिर सरफराज, आसिफ और मुबीन इस रूटीन से। अब बाकी लोग अगर अपने नाम के साथ शहर का नाम भी लिखते हैं तो भी बड़ा इजी हो जाता है, या इंट्रोडक्शन के वक्त। जैसे सलमान आप किस शहर से थे और फिर काजिम किस शहर? मैं बेसिकली हैम्बर्ग से हूँ। हैम्बर्ग में। और काजिम आप? मैं बर्लिन में। आयरलैंड। ठीक हो गया जी। अली मेरा एक आप? सवाल है, अगर मतलब मैं अभी बोल दूं या पहले अली? एक राउंड के बाद आ जाते हैं, थोड़ा Yes. अब 5-6 लोग और खड़े। हाँ हाँ। अली, अली फिर नूर फिर सरफराज। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन का। अल्लाह ताला हम लोग को और दे। मेरा बस ये सवाल था कि अगर आप दो आइंजल एंटरटेनमेंट रजिस्टर करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी स्ट्रीम लाइन तो डिफरेंट ही है, लेकिन क्या ओवरऑल इसका फाइनेंस सुजामिन करता है या अलग से करता है, या इससे कोई रिप्रिकॉशंस होते हैं नहीं होते? और बस हाँ, यही एक छोटा सा सवाल है। और दूसरा, मैं कोटबस से हूँ, इट्स नियर बर्लिन ना। सही है। शुक्रिया। फराज भी बताएंगे? जी जी, इसमें अगर आप दो कंपनीज बनाते हैं तो जाहिर बात है दोनों आइंजल उनकी जो इंटरनेशनल कह टैक्स रहे हैं। रिटर्न है, दोनों आइंस इंटरनेमन ही अगर आप बनाते हैं, मतलब उसकी वैसे जरूरत नहीं रहती। आप एक कंपनी के अंदर भी दो डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप अपने ऊपर ही बर्डन डाल रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, लाइबिलिटीज को हमने नहीं देना, हमने तो देखना है कि हम क्या चीज़ें कन्वीनियंटली कर सकते हैं। तो वो तो आप एक भी करें। हाँ, अगर ये करना है कि दो कंपनीज बनानी बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेटली उनकी अलग अलग सारी फाइलिंग होगी, लेकिन क्योंकि आइंसो इंटरनेमन है तो आपकी इनकम तो कलेक्टिवली ही जाएगी उनके उनके पास। एग्जैक्टली इसमें मैं ये ऐड करता हूँ कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, इनकम और लॉस आपकी कलेक्टिव जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे फराज ने कहा, लेकिन आपको दोनों की अलग या चारों की अलग फाइलिंग करनी पड़ेगी, टाइम आपका ज़ाया होगा। तो ज़रूरत अगर अवॉइड कर सकते हैं तो एक ही रखें, अगर दो कर लिए तो भी वो आपकी सैलरी के साथ, हाउस होल्ड की इनकम के साथ कैलकुलेट होगी जी। उसमें यह है कि जब चलें, ये शुक्रिया। आइंसो इंटरनेट रजिस्टर करवाने जाएं तो उसमें डिफरेंट सेक्टर्स ऐड करते हैं, जो हम रिकमेंड भी करते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी डाल दें, ई कॉमर्स भी डाल दें, या आईटी भी डाल दें। तो जितने ज़्यादा डाल देंगे कोई उसमें कोई इशू नहीं करता। फिनांस हम या गवैर पे हम एक गवैर पे के ऊपर आप डिफरेंट काम भी कर सकते बिल्कुल। फिर ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट नूर। अपने अपने हैंड डाउन भी कर लें उसके बाद, ताकि हम काउंटर करें। अच्छा, नूर हो गए हैं। जी। मैंने कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने ये सेशन अरेंज किया, बड़ी मेहरबानी। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहा हूँ, मैं भी अपना बिजनेस का सोच रहा हूँ, किस शहर में? लेकिन आईटी फील्ड से ताल्लुक है मेरा। और किस शहर में?
मुलहैम अंडर सुना है आपने? ये सुना हुआ है, ये जी जी लेकिन जी। ये जहन से निकल गया किस इलाके में। ये डुइसबुर्ग डुइसबुर्ग के डुइसबुर्ग और साथ। अच्छा एसन के ड्यूअर्स बीच में एनआर है। सही है सर, बिल्कुल। जी जी, हाँ जी। डुइसबुर्ग और एसन डुसलडोर्फ से भी करीब पड़ता है। तो मेरा ये सवाल था कि यहाँ कोई पाकिस्तानी स्टोर बेराटा है करीब में कोई, एनआरवे में, डुइसबुर्ग डुसलडोर्फ रीजन में? अभी मेरे हमारे ख्याल होंगे, इसमें लेकिन दो हमें लोग अभी हैं। जहन में तो नहीं आ रहे। हाँ हाँ, मैं तो दो लोगों का पता है, एक हनोवर में है और एक जो ना फ्रैंकफर्ट के पास है। हाँ ओके, ये दोनों दूर दूर पड़ते हैं। लेकिन ये और लोग ऑन दूसरा लाइन मैं काम करते हैं वैसे। मैंने एनआरवे में देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी पुराने लोग हैं जो होलसेल का काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो पुराने जो लोग हैं, तो शायद कोई और फिलहाल जहन में नहीं है। नॉइस में जो नॉइस है में वो करते हैं सारे। इमोटेक्स है ना, तो उसमें बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। पाकिस्तानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल का काम करते हैं। मैं 10-15 साल पहले वहाँ गया भी था, लेकिन फिर मैं बिजी हो गया, तो फिर अच्छा, आप जो क्या है बिजनेस करना चाह रहे हैं? मेरा दो तीन जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मैं सोच रहा हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है आईटी फील्ड से है ना, हम्म तो आईटी फील्ड में मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम करता हूँ। हम्म। तो उसमें भी जो है कंसल्टेंसी खोलने का इरादा है मेरा, कि बंदा अपना कंसल्टेंसी खोले और लोगों को रिक्रूट करें। मैं वैसे आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, मैं काफी अरसे से आपको फेसबुक पे भी जो है फॉलो कर रहा हूँ शारिक भाई, हम्म। और आपका आईटी का बिजनेस है ना, तो आपका क्या बिजनेस है? आप अपने बिजनेस के मुताबिक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे? अच्छा, मैं बहुत ब्रीफ रखूंगा क्योंकि आज हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है सेशन। बेसिकली मेरा भी 10 साल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाँ ओके, लेकिन मैंने टेस्टिंग में शुरू में नहीं आईटी का शुरू किया। शुरू तो बहुत छोटे लेवल से जॉब के साथ साथ ही किया था, वो था वेब शॉप्स, ऐप डेवलपमेंट वगैरह से, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली इसमें बड़ी कंपनियों के लिए क्योंकि जॉब करते, तो मुझे था कि वो हमें आउटसोर्स नहीं करेंगे, वो तो खुद ही ऑफिस, बीएमडब्ल्यू या सीमेंस खुद ऑफिस बना लेते हैं इंडिया रोमेनिया में, तो हमें क्यों देंगे। तो अभी जो स्विच किया उसके अंदर वो क्लाउड कंसल्टिंग की तरफ किया, क्योंकि वो छोटे बिजनेसेस भी आपको दे देते हैं काम, तो हाँ उसके अंदर अभी शिफ्ट किया है। तो उसके अंदर ही है, तो उसमें हम आफ्टरवर्ड्स भी बात कर सकते हैं उसके ऊपर। हाँ, जबरदस्त जी जबरदस्त। जी, आईटी के ओके, ऊपर हमारा एक अलग से सेशन हम प्लान करेंगे, उसमें आईटी की ही बात होगी सर। बिल्कुल ठीक डेफिनेटली, वो ठीक हम है, वो इसके आपने बाद। बताया भी था। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू मच। बाय टाइम बाय। में हमने इसके बाद सरफराज थे, फिर आसिफ सरफराज नदवी। खान तरीन। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहूँगा फराज भाई को कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने इस सेशन को ज्वाइन किया, और ये काफ़ी अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन है टू लर्न न्यू थिंग्स। अच्छा, मैं हैम्बर्ग से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम स्टूडेंट्स या मास्टर्स कर रहे होते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं, तो हमें यानी एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेट सपोज अगर हम फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी हमें एक लेटर इशू करती है कि क्लासेस आर ओवर एंड स्टूडेंट इज जस्ट फोकसिंग ऑन द थीसिस। तो उस टाइम के दौरान हम यानी फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसी तरह हम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, या हमें वेट करना पड़ेगा टू कंप्लीट अवर मास्टर्स डिग्री? नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं ना वो जर्मनी में बिजनेस रजिस्टर नहीं करवा सकते, तो उसके लिए ऑप्शन मैंने बताई थी कि फिर आप यूके में या एस्टोनिया में कंपनी बना सकते हैं। सिर्फ हम्म। जर्मनी में स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है कंपनी रजिस्टर करवाना। ओके, लेकिन जब यानी आपकी ग्रेजुएशन हो जाए, यानी डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप कर सकते हैं? असल में उसके ऊपर ये डिपेंड करता है आपके जॉब वीजे के हम्म। ऊपर। बिल्कुल, जो 90% जो मैंने देखा है, जो वर्क वीजा के साथ एक पेपर मिलता है, एक ना जूस आर्ट्स प्लाट्स जी जी उस जी पर जी लिखा जी। होता है कि फ्रीलांसिंग वर्क या बिजनेस नॉट अलाउड 90% केस में। उस दिन हम ओके। एक मीटअप कर रहे थे, फराज भी साथ ही थे, बर्लिन में एक साथ लड़का बैठा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अलाउड, लेकिन हम्म। नॉर्मली मोस्टली नहीं लिखा होता। हम्म। फिर कुछ केसेस हमारे सामने आए, एक दोस्त ने कोशिश की, तो के हाउस के अंदर भिड़े गया, उसने कहा मुझे करना है बिजनेस साथ में जॉब के अलावा। तो उन्होंने उसको हम्म। कहा कि ठीक है बिजनेस प्लान जमा करवाएं, अब वो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने की, इवन गेम्बिया है विद कंपनी, यूनिवर्सिटी ने खुलवा कर दी, उन्होंने रजिस्टर कर ली, करने वालों ने कर दी, यानी उनके पास ओके। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आ गई, पैसे आने शुरू हो गए। हम्म। जब उसके अंदर भिड़े के उन्होंने कहा ये आपने कैसे कर दिया, उसके अंदर इतनी ट्रांजैक्शन थी कि वो उसको अपने आप को सरवाइव कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा तुम जॉब ढूंढो वरना वीजा एक्सटेंड नहीं करेंगे। मल्टीपल एग्जांपल्स इस तरह की। थोड़ा सा ट्रिकी ओके। है जर्नी में पीआर तक पहुंचने तक, अनफॉर्चुनेटली फिलहाल तो यही है कि जॉब करनी पड़ती है, अनफॉर्चुनेटली जो जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है। ओके। मतलब पीआर के बाद फिर आप जॉब छोड़ दें, बिजनेस फुल टाइम शिफ्ट कर दें। जी जी, तो उसका पार्ट टाइम, तरीका यही है कि आप एस्टोनिया में कर सकते हैं, वो भी ईयू के अंदर है।
बिल्कुल तो एस्टोनिया कोई या इशू दूसरे नहीं है मुल्कों में कर फिलहाल सकते हैं, सब लेकिन यहाँ उससे। पर वीजा एक्सटेंशन के लिए तब तक पीआर तक आपको ना एक फुल टाइम जॉब भी चाहिए होती है मेरी इन्फॉर्मेशन में अभी तक ना। तो आप पार्ट टाइम पे कर लें, एस्टोनिया में रजिस्टर ऐसे करके ही हो सकता है, यूके में प्राइवेट लिमिटेड करके हो सकता है। उस पर भी हम कोशिश करते हैं कि एक डेडिकेटेड सेशन दोबारा करें। लास्ट ईयर एक किया था हमने, लेकिन थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेकर। ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल में जी इसके जी बाद आसिफ हैं जी आसिफ नेक्स्ट। आसिफ आतिक कासिम। जी जी, आप अस्सलाम बताएं। वालेकुम। जी सबसे पहले मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फराज भाई का और शारिक भाई का। काफ़ी अरसे से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक नई कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ 1 साल से, और अभी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ ई कॉमर्स में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी में जब मैं मुझे इन्फॉर्म करना है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि कोई साइड एक्टिविटी मैं नहीं कर सकता बगैर इन्फॉर्म किए, तो कंपनी का रिस्पांस क्या होगा? क्योंकि मैं 1 साल ही हुआ है अभी इस कंपनी में, और तो अगर वीजा टाइप कौन सा है आपका? मेरे पास अभी पासपोर्ट है, जर्मन जर्मन। पासपोर्ट है। सही है। और अगर कंपनी का रिस्पांस नेगेटिव है तो मैं सोच रहा हूँ कि वाइफ के नाम पे कंपनी रजिस्टर करवा लूँ, जो कि स्पाउस वीज़ा पे है। हम्म। इसमें आपकी एडवाइस चाहिए। फराज भाई आप बताएंगे, मैं बताऊँ? जी आप बता दें। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफिशियल जवाब देना मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इनऑफिशियल जवाब दे सकते हैं, मतलब जैसे थोड़ा वर्क मैं अराउंड भी करते हैं। जनरल मुझे जनरल ये है कि देखिए, वाइफ के नाम पे कंपनी आप कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। और अच्छा। कंपनी से भी इजाज़त लेने के भी तरीके होते हैं। उन्हें बेसिकली आपके पास जो बाकी लोग सुन रहे हैं, इनके पास लीगल परमिशन तो है। अब क्वेश्चन ये है कंपनी को बताना है। कंपनी को बताने में बेसिकली दो चीज़ें, मतलब अगर मैं बॉस हूँ और आप मेरे पास आए तो मेरे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी देखने कि मेरा जो काम है वो डायरेक्टली अफेक्ट ना हो। यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दो किस्म के हैं। एक ये कि मैं आईटी कंपनी है मेरी, तो आप भी आईटी सर्विसेज नहीं कर रहे, आपने कहा आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो वो तो नहीं हुआ। दूसरा ये होगा कि यार ये बंदा रातों को या होम ऑफिस में यही करता रहेगा तो मेरा काम करेगा कि नहीं। तो आप उनको यकीन दिला दो कि मेरे हफ्ते में या तो मेरी वाइफ सपोर्ट कर रही है और मैं उनको बस सपोर्ट कर रहा हूँ, और हफ्ते में 8-10 घंटे से ऊपर नहीं होगा, और मेरा ऑफिस का काम बिल्कुल भी हर्ज नहीं होगा। और तीसरी चीज़, आपको उस साल में उनसे रिलेशनशिप भी मैटर करता है कि वो कितना समझते हैं यार ये ट्रस्टवर्दी बंदा है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये ठीक, मतलब हो सकता है इस तरह। एक एग्जांपल हुई थी पीछे, एक लड़का था, तो उसका बिजनेस तो नहीं था इतना, लेकिन उसने पाकिस्तान से या आगे पीछे से जो है ना बहुत सारे 8-10 दोस्तों को जमा करके ना तो बड़ी प्यारी सी वेबसाइट बनाई थी, जिसके अंदर सबको एक बड़े बड़े टाइटल दिए हुए थे उसने। यानी सबको एक ये टीम लीड एक ये फलाना ढमकाना। तो उसको कंपनी ने कंपनी को बताया हुआ भी नहीं था। तो कंपनी को जब पता चला, उन्होंने ऑन स्पॉट उसको ना कुंडीगों कर दिया। वो जो 3 मंथ का नोटिस पीरियड था वो भी नहीं मिला उसे, फौरन निकाल दिया ना उसके ऊपर। तो वो इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमने हमसे बहुत बड़ा वो किया, फ्रॉड किया है ना, तुम इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, इसका मतलब तुम होम ऑफिस में यही चला रहे हो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो प्रूफ कर सकता हूँ कि मेरे पास नई कंपनी नहीं है, ये वैसे नाम रखे हुए वगैरह, लेकिन उसको मैंने जो है ना फारिग कर दिया। लेकिन नॉर्मली देखिए आप सिंपल सा इजाजत मिल जाएगी, ई कॉमर्स में मिल जानी चाहिए, ये बड़ा कॉमन है। मतलब हाँ जर्मन भी कुछ ना कुछ साइड पे एक्टिविटी कर रहे होते हैं, मतलब इतना इशू नहीं आएगा मेरे ख्याल में। और जो दूसरा बिल्कुल क्वेश्चन था बस। कि अगर परमिशन न मिले तो फिर वाइफ के नाम पे मैं रजिस्टर करवा सकता हूँ स्पाउस वीज़ा पे? भाई स्पाउस देखिए वीजा सिंपल है ना, सिंपल है कि अगर आपको इजाजत नहीं है तो जिसको इजाजत है आप उसके नाम पे कर सकते हैं। तो हाँ और अगर आपको इजाजत मिल सकती है उसकी, आप ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया। ठीक है। कौन से शहर में? मैं फ्राइबर्ग से हूँ, फ्राइबर्ग से। जी, गुड गुड लक आतिक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीक है। ठीक मेरे है जी बेसिकली मेरे जी पास अतीक। नेक्स्ट। तो मैं फ्रैंकफर्ट से हूँ। बेसिकली मेरे एक दो सवाल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से। मैं वीडियो भी ऑन कर देता हूँ। जी, जी जी। मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से एक दो सवाल है। पहला ये है कि लेट सपोज कि हम कोई अ, ये जर्मनी की कोई प्रोडक्ट है, उसको जो है ना वो हम पाकिस्तान में जो है ना वो भेजना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं। तो उसको हम कंपनीज को कैसे उनको अप्रोच करें? पहली बात तो ये कि हम लोग ज़्यादातर लड़के यहाँ पे जो जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, तो हम अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं, क्योंकि हम प्राइवेटली जाएंगे तो वो आपसे डील ही नहीं करेंगे कि भाई आप कौन है।
तो उसके लिए फिर हमें जो है ना कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि किन किन चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान में हम सेल कर सकते हैं, जिनकी मार्केट वगैरह भी है, अगर वो भी अगर आपके पास कोई लिस्ट है या कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें हैं तो वो भी हमें बता दें। दूसरी बात सेम, आप जो है ना दूसरी डायरेक्शन ले ले, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कोई चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर वो क्योंकि पर्सनल प्राइवेट बंदा है उससे डीलिंग नहीं करते वो जो है कंपनी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल। तो वहां पे लेट सपोज कि आपकी कोई भाई वगैरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह है, तो उसको उसकी कोई उसको आप नाम लेके जो है ना यहाँ पे चीजें सेल करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल वो आपको ऐसे ही नाम नेहात कोई भी आपको रोल दे देते हैं कि भाई ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर मैनेजर है जो कि जर्मनी की डीलिंग कर रहा है। अगर आप उस लिहाज से यहाँ पे डीलिंग करें तो फिर जॉब, क्योंकि फिर आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं कि आपकी कंपनी को पता चल जाए क्या। तीसरा सवाल मेरा ये है कि आपको कंपनी रजिस्टर जो मेरे ख्याल से उन्होंने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया उसका कि वाइफ के नाम पे करवाएं या पर्सनली जो है आप अपने नाम पे कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन मैं एक पॉइंट जो है ना इसके बारे में पता करना चाह रहा हूँ, लेट सपोज कि जॉब के साथ साथ आप जो है ना गेम बेहा वगैरह अपने रजिस्ट्रेशन करा ले, तो उसके टैक्स के ऊपर क्या असरात है या वो उसको किस तरह करना चाहिए। बिल्कुल, ये थैंक यू। बता। जी, जो तो आपका पहला सवाल है प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कंपनी चाहिए होगी, फिर ही यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी ना। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप अपनी कंपनी नहीं बनाना चाहते, फिर वो जर्मन कंपनी खुद उसको एक्सपोर्ट कर दे अपने नाम से। अगर वो कर सकती है तो फिर आप कंपनी रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आप यहाँ से उसको एज एन एक्सपोर्टर ले देंगे और आपकी जो पाकिस्तान में कंपनी है वो इम्पोर्टर हो जाएगी। लेकिन अगर वो जर्मन कंपनी कहती है कि हमने खुद वो चीज़ें पाकिस्तान नहीं भेजनी, तो उसके लिए फिर आपको अपनी कंपनी या कोई किसी की कंपनी चाहिए होगी। ठीक है। तो उसमें जो लिस्ट है चीज़ों की वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा, पाकिस्तान में आपको पता है मशीनरी भी आती है, सीड्स भी आते हैं, केमिकल्स भी आते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी आते हैं, और उसके अलावा मशीनरी बहुत ज़्यादा इंवॉल्व है। इसी तरह पाकिस्तान से आप देखें, लेदर है, टेक्सटाइल्स है, सर्जिकल है, राइस है, या हैंडीक्राफ्ट्स भी आते हैं। तो ये अब आपने देखना कि आपके पास कौन से बायर्स हैं या कौन से सेलर्स हैं जिन पे आप रिलाई कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताता भी हूँ कि आपने रिलायबल पार्टनर्स ढूंढने हैं। मेरे तो देखे दुनिया में सारा कुछ जाता है, लेकिन जो आपका रिलायबल पार्टनर होगा ना, वो आपका काम आसान करेगा। वरना आपको हमेशा टेंशन पड़ी रहेगी कि पता नहीं क्वालिटी अच्छी आती है, कमिटमेंट की है, टाइम पे सेंड करते हैं कि नहीं करते। जब आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी ना, चाहे वो जर्मन कंपनी है या पाकिस्तानी कंपनी है, तो आपकी वर्किंग बहुत आसान हो जाएगी। तो आपने रिलायबल पार्टनर ढूंढने हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो जर्मनी में है। तो कंपनी आपको रजिस्टर करवानी होगी। अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम करूं किसी भी पाकिस्तानी कंपनी के लिए, वो पॉसिबल है। लेकिन जाहिर बात है कि वो फिर भी आपको अपनी कंपनी को बताना होगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई, मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। अगर वो अलाउ करते हैं तो जाहिर बात है कि फिर आप कहीं ना कहीं डिस्क्लोज हो जाती हैं चीज़ें, छुपती नहीं है चीज़ें। ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज हो जाती हैं, वो ये ना हो कल आपको आपके आपके लिए कोई प्रॉब्लम बन जाए। लेकिन वे आउट है कि आप बगैर कंपनी रजिस्टर करवाए किसी भी कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन आप पैसे यहाँ नहीं देंगे किसी से। ठीक है। जर्मनी में फिर आपकी इनकम नहीं होगी उसके थ्रू। और वो आखिरी उसका था टैक्स के लिहाज से, अगर लेट सपोज कि जॉब के साथ साथ यहाँ पे कंपनी हाँ, रजिस्ट्रेशन कर दें आप, फिर टैक्स किस तरह होगा। डेफिनेटली देखें, जो आपका कंपनी का टैक्स है वो तो गवर्नमेंट स्टोर होता है, वो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे जाएगा। और आपका जो अपनी इनकम है, आपकी जॉब और प्लस बिजनेस की जो आपकी पर्सनल इनकम है, उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स जाएगा। इनकम स्टोर जो है वो तो जाएगा। बिल्कुल, टैक्स क्लास चेंज नहीं होती, लेकिन टैक्स क्लास सेम रहती है। हाँ, टैक्स क्लास ठीक तो है। वही रहेगी, बिल्कुल। और कंपनी ने अपने टैक्स साल के एंड में कंपनी ने अपने टैक्स जब इनकम लॉस शो कराएंगे, तो जो कंपनी ने आप हैं एक इंसान था अतीक, और फिर आपकी कंपनी है। कंपनी ने अपने टैक्सेस वगैरह पे कर दिए, जो भी खर्चे थे वो दिखाए, और उसको एक टैक्स आ गया। उसमें उसने एज जो सीईओ को जो पैसे आपको दिए ना, वो पैसे ज़ाहिर है उस पर टैक्स नहीं दिया हुआ। तो वो आपकी इनकम जो थी उसमें टैक्स कटा हुआ था। लेट्स सपोज 70,000 साल की इनकम थी, उसके हम्म। ऊपर टैक्स पे कर चुके हुए थे, फिर आपने ऊपर से 30,000 यूरो इधर साइड पे आपको आपकी कंपनी ने पे किया 30,000, तो अब आपकी इनकम हो गई
जो आपका जो टोटल नॉन टैक्सेबल मतलब टैक्सेबल इनकम थी वो 1 लाख थी, 70 पे टैक्स दिया हुआ था, 30 पे नहीं दिया था, तो कुछ पैसे आपको फिर इस पे और देने बाद पड़ेंगे। में ठीक है, सही अपनी कॉस्ट वगैरह दिखा के उसके बाद। सही, थैंक यू। दूसरा एक मेरा इसमें था कि लेट्स सपोज अभी आपने तजर्बा कर रहे हैं, लेट्स सपोज एक दो कंपनियों में जा रहे हैं और सेल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तजर्बे से पहले भी मेरे ख्याल में फॉरेन से एम्प्लॉयर को बताने की शायद जरूरत ना पड़े, अगर आप हम्म, लिंक्डइन पे जाके नहीं सेल कर रहे और पर्सनली जा जाके कर रहे हैं। हो सकता ये भी होता है लोगों को कि पहले 1-2 महीने बाद आपको लगता है यार ये बिजनेस मुझे पसंद नहीं आया, ये मैं किसी दोस्त के लिए करना चाह रहा था लेकिन मुझे ये पसंद ही नहीं आया। तो अभी मतलब थोड़ा सा तजर्बा पहले बंदा कर सकता है, उसके बाद कंपनी रजिस्टर वगैरह करें, उसके बाद बॉस वगैरह को बताएं। हो सकता है आपको पसंद ही ना आए, वो आइडिया ही ना पसंद आए, वो करना ही ना चाहते हैं, तो बिला वजह फिर क्योंकि जब भी इस तरह की इजाजत लेते हैं एचआर की नज़रों में आ जाते हैं, बॉस की नज़रों में आ जाते हैं, वो थोड़े केयरफुल से हो जाते हैं। तो वो तब उनसे पूछें जब आप श्योर हो हाँ यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी राय ये है। सही है। और ये आप ये भी जरा रिकमेंड कर दें कि डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन रिकमेंड करते हैं, पाकिस्तान से जर्मनी या जर्मनी से पाकिस्तान? देखिए दोनों तरफ ही काम हो रहा है, ये तो अब आपने देखना कि आपकी एक्सेसिबिलिटी किस पे है ना। जैसे मैंने जब स्क्रैप का शुरू किया तो मैंने यूरोप से पाकिस्तान भेजना शुरू किया, क्योंकि मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास सेलिंग पॉइंट से गुजरांवाला में कनेक्टिविटी। ठीक है, इसी तरह आपने देखना है आपकी कनेक्टिविटी कहाँ पे इजी है आपके लिए, क्योंकि चीज़ें सही। ईजियर होंगी तो फिर हम काम कर सकेंगे। सही, थैंक यू। बिल्कुल, और हम जी, साथ साथ आबिद और का भी लास्ट क्वेश्चन एक्सपीरियंसेस, लेते हैं। आबिद का क्वेश्चन उसे, लेकिन अभी जिस तरह हम लोग मीटअप्स करते हैं डिफरेंट शहरों में, तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर हमें नज़र नहीं आते आम कम्युनिटी में फेसबुक पे आगे पीछे, लेकिन जो लोग सक्सेसफुली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचते हैं, फिर हम उनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट टाइम भी फराज भाई ने काफ़ी सारे इस तरह के लोग आइडेंटिफाई किए हैं हमने, जो कि हम ये एक्सपीरियंसेस भी हाँ अगले दिनों में शेयर करेंगे, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और बिल्कुल मतलब बिजी रूटीन में कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं है उनका, तो वो भी नॉलेज शेयरिंग में रेडी हैं। हैम्बर्ग में आए थे, हैम्बर्ग में जो एक जो सीनियर अंकल थे वो आए थे, क्या नाम जहन से निकल जी गया, जी, उन्होंने अपनी साजिद और साहब। ऑफर भी की थी, उन्होंने आके कोई बल्कि सबको ऑफर भी दी थी कि उनका बड़ा वेयर हाउस है वहां पर, वो काम करते हैं काफी सालों से, पता नहीं कितने दहाइयों से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये ऑफर यंग लोगों के लिए की थी कि आप लोग मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी सीखना हो मैं फ्री में आपको गाइड भी कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में बिल्कुल, अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशंस उन लोगों के साथ प्लान करें ताकि थोड़ा सा ओरिएंटेड हो के प्रोडक्ट्स के हवाले से भी डिफरेंट सेगमेंट्स में हम जाए ना, हम एक ही सेगमेंट में ना सारे आते जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी, आबिद और फिर जहीर शहर भी बताते जाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ थैंक यू सो मच शारिक भाई, वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। अच्छा, मैंने ना, मेरा एक क्वेश्चन होगा और एक मेरा एक इंसिडेंट होगा जो मैं एंड पे शेयर करूंगा और आप लोगों से उसकी ओपिनियन लूंगा। ओके, क्वेश्चन बेसिकली, सॉरी किस शहर से हैं ये भी बता दें बाकी। सॉरी, मैं बर्लिन में हूँ। हम्म। सो बेसिकली मैंने ये 1 वीक बैक मैंने कंपनी फॉर्म ऑलरेडी कर ली है एस्टोनिया में। तो वो रीज़न बेसिकली यही थी, जो ओवरऑल जो जर्मन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि मेरा हमसाया है पाकिस्तान से, उसके पास डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं एक दफ़ा देखना बड़ा खौफजदा हो गया था यार, जर्मन सिस्टम बहुत बैड है। ओवरऑल ओवरऑल जो इसका मैंने जो देखा, एक्सप्लोर किया ओवर द इंटरनेट, तो मेजॉरिटी लोग यही कहते थे कि यार ये ना बहुत जैसे एक होता है कि स्टर्बोर्न सिस्टम है जो कि अपने आप को इवॉल्व नहीं करना चाह रहा। तो मैं ये चाह रहा था कि यार मैं सब कुछ ऐसा करूं कि मोस्टली मेरे काम घर बैठ के हो जाएं। तो इन शॉर्ट ये कि मैंने ये 1 वीक बैक मैंने ये सोनी कंपनी फॉर्म कर ली है, एलएलसी वहाँ पे। और वहाँ पे मेरा एक इंसिडेंट भी हुआ, तो मैं बाद में शेयर करूंगा। जी तो उसमें और कुछ ये भी रीज़न थी वहाँ पे कंपनी फॉर्म करने के कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, कि मुझे अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म भी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा ये भी है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान से मैनेज हो रहा होगा, वहाँ पे मेरे लोग हैं, मेरा भाई है, वो सारा मैनेज कर रहा होगा। तो मैं सच इसमें कहीं भी शो नहीं हो रहा हूँ, जस्ट मैं शेयर होल्डर हूँ। अच्छा, मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि जिस तरह ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में फॉर एग्जाम्पल, तो इम्पोर्ट में जैसे एस्टोनियन कंपनी भी है, या इवन के अगर क्लाइन unternehmer है जर्मन कंपनी, तो उन केसेस में सोनम के केस में ये है कि वो 40,000 अगर लेस आपकी सेल है, या क्लाइंट unternehmer के केस में अगर आपकी 22,000 से लेस आपकी सेल है, तो आपको वैट रिक्वायर्ड नहीं है फर्स्ट फर्स्ट ईयर्स में, ठीक है। तो उस केस में अगर कुछ चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से या पाकिस्तान से, जैसे अभी स्टार्ट में भी ये फराज भाई ने कहा कि हमें वो जो होगा EORI नंबर के थ्रू हम कस्टम पे करेंगे, वो तो चीज़ समझ में आती है।
लेकिन जब हम इस कैटेगरी में आते ही नहीं है कि हम वैट हमें रिक्वायर्ड हमने वैट लेना है अपने कस्टमर से, तो हम वैट किस बेस पे पे करेंगे इंपोर्ट पे? क्योंकि वैट वैट तो हमारे पास हो गई नहीं ना। जब हम एस्टोनिया का लगा लें या जर्मन लगा लें, क्लाइंट ने हमारा, या वहाँ पे 40,000 लिमिट है, यहाँ पे 22 लिमिट है, तो ये एक ना बहुत बड़ी अभी तक मेरे में कंफ्यूजन है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है मेरे मेरे हमसाय से, तो उसने मुझे ये चीज़ क्लियर भी की है, और क्लियर इस सेंस में की है कि वो वैट नहीं होगा, वो वैट से रिलेटेड ही एक और चीज़ है जो कि सिर्फ इंपोर्ट पे लेते हैं जर्मन गवर्नमेंट। एक तो कस्टम हो गया, उससे वैट से रिलेटेड है। उसने मुझे थोड़ा सा जर्मन नेम भी बताया था, आइन उमजेटस्टॉयर। जो जर्मन वैट है वो तो उमजेटस्टॉयर है ना, वो आइन उमजेटस्टॉयर समथिंग लाइक दैट उसका नेम था। तो लेकिन अब आप जो बात कर रहे हैं, ये फिर वही बात आ गई जो मुझे पहले भी ऑलरेडी कंफ्यूजन थी। मैं फिर उसी कंफ्यूजन में वापस आ गया हूँ, क्योंकि मुझे उसने ये क्लियर की थी, मैं समझ गया था ठीक है मुझे वैट बाकी रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि ये मैंने जो एस्टोनियन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, ये इवन के जर्मन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, जो कुछ पढ़ा ओवरऑल इंटरनेट पे, तो उसमें मुझे यही चीज शो हुई है कि वैट रिक्वायर्ड है इंपोर्ट के लिए भी। लेकिन मुझे मेरे हमसाये ने कहा है कि वैट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपकी अगर सेल फर्स्ट फ्यू ईयर्स में वो उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर रही, तो आपको नहीं चाहिए। तो ये तो एक हो गया क्वेश्चन। अब जो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, बल्कि आप लोगों के सर्कल में कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एस्टोनिया में कंपनी फॉर्म की होगी, वो ऐसे हुआ है कि वहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं जिनके थ्रू आप जी कंपनी जी। फॉर्म कर, तो वो हम्म। काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो एक वहाँ पे एक है वन ऑफिस, मैंने वो काफ़ी देर से मेरी नज़र में था कि मैं उसके थ्रू करूँगा। उनका ओवरऑल प्रोसेस भी बड़ा अच्छा था और रीजनेबल था। उसकी जो फीस वगैरह वहाँ पे वर्चुअल ऑफिस लेना होता है, उसकी फीस भी रीजनेबल थी, बहुत तकरीबन 200 यूरो थी पर एनम। उनसे मेरी मीटिंग भी हुई एक दफ़ा, फ्री उन्होंने मुझे कंसल्टेशन दी, सारा कुछ बड़ा ठीक ठाक जा रहा था। उन्हें यह भी पता था कि मेरी सिटीजनशिप पाकिस्तान है, तो सब कुछ हो गया। अब मैंने ये 1 जनवरी को मैंने प्लान किया हुआ था कि मैंने कंपनी वहाँ पे फॉर्म करनी है। तब जब मैंने सिटीजनशिप वहाँ उनके ड्रॉप डाउन में चूज की ना पाकिस्तान, तो उधर ही उसने मुझे स्टॉप कर दिया कि आप प्रोसीड कर ही नहीं सकते। मुझे लगा कि इनके सिस्टम का ना कुछ सिस्टम का कोई ग्लिच है, तो मैं इसको जर्मनी कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इनके हिसाब से ये चीज़ हो कि जो पाकिस्तानी रेजिडेंट है, लेकिन अच्छा मैं नॉन रेजिडेंट हूँ। तो सही है। मैंने उस चीज़ को ऐसे बाईपास कर दिया और मैंने वो प्रोसेस कर दिया, और एंड पे मैंने नोट लिख दिया, नोट एज ए कस्टमर नोट लिख दिया कि मतलब उसमें अपनी जो भी मेरी मासूमियत थी वो मैंने उसको सारी दिखा दी कि भाई ये आपका सिस्टम का मुझे ग्लिच लगा था, मैं चूंकि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हूँ, सिटीजनशिप तो मेरी है चलो, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे बाईपास किया। सही तो है। ये उनकी, आप उस सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट का कह रहे हैं ना? जी जी जी, ठीक है। एग्जैक्टली, वन ऑफिस उनके सही सही। प्रोवाइडर है। तो उनकी नेक्स्ट मुझे ईमेल आ गई, ये 2 जनवरी को ना, ये 3-4 दिन पहले। तो उनकी मुझे ईमेल आ गई कि सॉरी, हम ये ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग ये वो काफ़ी चोरी इस तरह के उन्होंने इशूज़ किए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये वो, हम पाकिस्तान सिटीजनशिप को ये सर्विसेज नहीं दे रहे, क्योंकि आप हमारे साथ काफ़ी देर से इन टच थे, तो हम आपको एज ए ना गुडविल जेस्चर आपकी फ़ीस वापस कर रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार ये क्या है। मैंने बड़ा फिर ना तगड़ा सा उसको रिप्लाई भी कर दिया। तो बाद में इन शॉर्ट ये कि मेरी कंपनी भी फॉर्म हो गई है और उन्होंने मुझे सारी फीस रिटर्न भी कर दी है। तो मुझे वो बिल्कुल समझ गया कि यार कंपनी फ्री में फॉर्म हो गई है। तो अब उसमें से मुझे यही होगा कि मैंने दोबारा किसी और सर्विस प्रोवाइडर सर्विस के थ्रू प्रोवाइडर के पास है ना? जो वर्चुअल ऑफिस है उसकी सर्विस लेनी होगी, यानी कि कंपनी मेरी फ्री में फॉर्म कर दी उन्होंने। मुझे समझ नहीं आई ये क्या हुआ यार मेरे साथ। ठीक है सही है सही। हाँ, ठीक है, उसकी वैसे तो ओवरऑल 150 ही कॉस्ट होती है ना कंपनी बनाने की। वो नहीं बेसिकली कंपनी तो नहीं सॉरी कंपनी तो फ्री में ही बनती है। जो नहीं कॉस्ट नहीं आती है 150 वो तो ई रेजिडेंसी की होती है। नहीं 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 नहीं, ई रेजिडेंसी की कॉस्ट फर्स्ट स्टेप में है, वो तकरीबन 120 यूरो थी। हम्म। और कंपनी की फॉर्मेशन जो स्टेट फी है ना, वो है 265 यूरो। सही अगर है। आप एजेंट के थ्रू करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो है उनकी मार्केट प्लेस पे, उनके थ्रू अगर आप कर रहे हो तो वो अराउंड 300 है। तो वो जो 300 है ना, वो 300 विदाउट वैट है। तो नहीं वैट उसने मिला, वो वापस कर दिया आपको? हाँ, वो मुझे मुझे उन्होंने सारी फीस वापस कर दी, 550 यूरो सारी वापस आ गई मुझे। ओके इंटरेस्टिंग। अच्छा वो वही बात है वो ताकि उनका नाम ना खराब हो और आप फोरम से लिखें। लेकिन ये वेरी इंटरेस्टिंग है ये मेरे लिए भी, नहीं, क्योंकि उन्हें भी जो अभी एक सर्विस प्रोवाइडर था इसी तरह ही उन्होंने उनके लिए हम लोगों ने एक इवेंट करवाया था म्यूनिख के अंदर, म्यूनिख वैली प्लेटफॉर्म। उन्होंने तकरीबन 6,500 यूरो पे किया था उसके लिए, ताकि इवेंट हॉल बुकिंग और खाना वगैरह ये वो, मतलब हमें नहीं कुछ पे किया, हमारी जेब में नहीं गया, वेन्यू के लिए वगैरह। तो ये आजकल लोग देख रहे होते हैं, तो वो अपनी रेपुटेशन के लिए हो सकता है उन्होंने किया, क्योंकि नया नया और जर्मनी को टारगेट करें। बहरहाल इंटरेस्टिंग है।
अब ये कि आप कोई और सर्विस प्रोवाइडर देखेंगे तो हमें बाद में प्राइवेटली भेजिएगा या ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि अगर पाकिस्तानी रेजिडेंट है, एस्टोनिया में कंपनी बनाता है, तो किस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाए, तो ठीक है। बाकियों को भी इससे फायदा होगा डेफिनेटली। मैंने फिर अच्छा, उनको जो आपका क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन, जिस हाँ क्वेश्चन पे फराज भी आ क्वेश्चन जाए। तो मैंने आपको बता दिया वही मैंने उनको जो ईमेल की ना बाद में एक तगड़ी सी ईमेल की, उसमें मैंने यही कहा, मैंने कहा आप यानी कि आपके कंट्री में आपका जो कंट्री है, जो स्टेट है वो वीक लग रही है मुझे, जो एजेंट है वो पावरफुल लग रहा है, वो अपनी पॉलिसी लेके चल रहा है कि जी हम इस सिटीजनशिप को सर्विसेज नहीं देंगे या इनको देंगे। अगर ऐसा केस है तो आपकी जो स्टेट हमें दे रही है ई रेजिडेंसी पाकिस्तानी सिटीजनशिप को, वो ना दे, वो फर्स्ट टाइम में रिफ्यूज कर दे, हम लोग टाइम वेस्ट ना करें। हम मतलब यूके में कर सकते हैं, यूएस में कर सकते हो, वो ज्यादा उसका ग्लोबल इम्पैक्ट है, वो इजी है। तो ये सिर्फ इसलिए किया कि एक तो एक गवर्नेंस है, सब कुछ घर बैठ के लैपटॉप पे करना है, और सब, और ये कि ईयू में रह रहे हो, तो मैंने उसको ऐसे रिप्लाई पे कर दिया था। उसका अभी तक जवाब तो नहीं आया, लेकिन ये कि उसने मेरे साथ फिर भी अच्छा किया, मुझे सारे पैसे वापस कर दिए। नहीं, वो रेपुटेशन बिल्कुल अपने उन्हें कायम रखने के लिए आपको कंपनसेट किया है। तो ये बेसिकली ये भी देखना वैल्यू क्रिएशन है जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने पैसों के ऊपर फोकियत दी है अपनी रेपुटेशन को। तो जो आपका बेसिकली क्वेश्चन है ना वैट के हवाले से, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, हो सकता है क्लियर हो जाए। कि जो वैट ना, इसको वैल्यू एडिशन टैक्स है ना, ये चीज़ों के उन चीज़ों के ऊपर देते हैं जो उस कंट्री में मौजूद होती हैं जिसमें हम चीज़ें सेल कर रहे हैं। यानी अगर आप जर्मनी में चीज़ें खरीद के जर्मनी में ही सेल करते हैं तो आपको उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स देना होगा। अब एक चीज़ जो जर्मनी में मौजूद ही नहीं है ना, जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अब वो चाइना के सिस्टम से निकल के जर्मनी के सिस्टम में आ रही है, या वो पाकिस्तान के सिस्टम से निकल के जर्मनी के सिस्टम में आ रही है। अब उसने सबसे पहले तो उसके ऊपर वैट लगने ही लगने, मतलब आप जब इंपोर्ट करेंगे कोई भी चीज जर्मनी में यूरोप से बाहर, उसके ऊपर वैट आएगा ही आएगा। ठीक, तो उसमें चाहे आपकी क्लाइन इंटरनेमल है या जिसे आपने 22,000 यूरो कहा है कि उससे कम है, तो वो मैटर नहीं करती वो, बल्कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो आपके लिए सूटेबल ही नहीं होगी, क्योंकि आपको तो वैट चाहिए। ठीक है, तो आप उस लिमिट को बेशक उससे कम कमाएं या उससे ज्यादा कमाएं, वो आपके केस में एप्लीकेबल ही नहीं है, आपको वैट चाहिए चाहिए होगा, क्योंकि जो भी चीज़ आप जर्मनी पाकिस्तान से या चाइना से एस्टोनिया में मंगवा रहे हैं या किसी भी कंट्री में मंगवा रहे हैं, वो सबसे पहले आके उस सिस्टम का हिस्सा बनेगी, और वो सिस्टम ये डिमांड करता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ आ रही है उसमें 19% वैट होना चाहिए। ठीक है, अब जर्मनी में जब एक चीज़ एंटर हो गई है, अब आप उसको फिर से सेल कर रहे हैं, फिर आपके ऊपर ये चीज वैलिड होगी कि वो 22,000 यूरो का आप उमजट्स या रेवेन्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसमें आपके पास ऑप्शन होगी। तो बेसिकली जो चीजें हैं ना, जो 22,000 यूरो की लिमिट है, वो बेसिकली छोटे बिजनेसेस के लिए है, जैसे फ्रिजर है, मतलब ये हजाम की दुकान है, या छोटे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, या कियोस्क हैं, या कोई छोटी डोनर शॉप है, ये उनके लिए इजी की है कि उनके लिए चीजें आसान हो जाए। लेकिन जो लोग बाहर से चीजें लेके सेल करना चाहते हैं या यहाँ से चीजें निकाल के सेल करना चाहते हैं, उनके लिए वैट जरूरी है। उसकी क्या वजह, कि जब आप जर्मनी से या एस्टोनिया से भी कोई चीज बाहर भेजेंगे, तो आपने 19% जो वैट पे की है वो आपको वापस भी मिल जाता होता है। ठीक है, तो इसलिए वैट की स्टोरी ये है कि वो आपको करना ही करना होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, एक फॉलोइंग क्वेश्चन इसी के ऊपर ही कि अगर हम डीडीपी चूज करें तो भी हमें वैट नंबर चाहिए होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ये पे कर चुके होंगे, लेकिन क्या उसके लिए भी हमें वैट नंबर तब प्रेजेंट हो? अगर हम कुछ चीज़ सोर्स कर रहे हैं और हम डीएपी सिलेक्ट नहीं करें, हम डीडीपी सिलेक्ट करें, तब भी हमारे पास वैट नंबर होना चाहिए। देखिए जर्मनी में तो डीडीपी जो ना, मतलब हम इतना अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि फिनांस अब मसला कर देता है, क्योंकि फिनांस हम ये चाहता है कि उसको डायरेक्ट वैट आए इम्पोर्टर के थ्रू। ठीक है, तो लेकिन अगर आप डीडीपी कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट आ गई है, फिर आपको वैट नहीं चाहिए। लेकिन फिर आपको सेलिंग के लिए देखना है, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वैट नंबर के साथ ही चल रहे हैं, वो वैट नंबर मांगते हैं। सो इट मीन्स कि जो वैट है वो मस्ट है, वो चाहे वो क्लाइंट ओनर है या जो भी जितनी भी सेल है, उसका कोई मैटर नहीं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो जरूरी है। ठीक है, तो मेरे केस में ये होगा कि मुझे वैट चाहिए होगा एस्टोनिया का, तो वैट जी मुझे जी चाहिए, बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप में ही ओएसएस कर लूँ, जो वन स्टॉप सोल्यूशन है। अब वो फिर आपने देखना है कि आपको क्या क्राइटेरियाज है ना आपके वैट के, अगर आप जर्मनी सेल करना चाहते हैं या कहाँ पे, तो उसके क्राइटेरियाज को आप फॉलो कर रहे ओके, थैंक यू। हैं। और एक चीज और थी कि अगर आपके नाम पे कंपनी है,
एस्टोनियन कंपनी भी है और आपको फिर भी अपने एम्प्लॉय से इजाज़त लेनी होगी अगर उसने लिखा हुआ है ना कि आप जॉब बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर वर्ल्ड वाइड इफेक्टिव है। क्योंकि आप उसने ये नहीं कहा कि आप जर्मनी में बिजनेस नहीं कर सकते, वो वर्ल्ड वाइड इफेक्टिव है उसी तरह। ठीक है, वो एग्जैक्टली चीज़। और जो स्टूडेंट की परमिशन है वो उसमें फर्क है। स्टूडेंट की परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से डिसअलाउ किया उन्होंने कि स्टूडेंट जर्मनी में बिजनेस नहीं कर सकते, तो वो जर्मनी से बाहर कर सकते, लेकिन एम्प्लॉयर ने आपको कहा है कि आप अपनी जॉब के साथ कोई और काम नहीं कर सकते, तो आप दुनिया भर में नहीं कर सकते। इन केस अगर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप कर सकते हो अप टू 10 आवर्स पर वीक, तो उसको अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया तो फिर भी मेरे ख्याल से उनको फिर तो इन्फॉर्म करने की उनको जरूरत नहीं है ना। हाँ ठीक है, फिर आप 10 आवर्स को फॉलो करें और फिर आप यही है कि ऐसे नहीं कहीं शो करें कि आप ही कंपनी चला रहे हैं, फिर आप उसमें 10 आवर्स की बेसिस के ऊपर ही अपने आप को डेजिग्नेट करें। हाँ, ये वैसे मैंने ओवरऑल जो मॉडल है ना वो ये है कि इसमें ना जो होती है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसमें भी मैंने ना अपने भाई को शो करना है कि वो डायरेक्टर है पाकिस्तान से, तो बेसिकली वो बिल्कुल भाई सही है। वो सब कुछ वहाँ का सेटअप बन जाएगा पाकिस्तान का। ठीक है, हाँ आप अपना रोल छोटा सा डिफाइन करें जो 10 आवर्स के अंदर पूरा होता हो। हाँ जी, जस्ट शेयर होल्डर का। बिल्कुल। बिल इसके बाद मैंने जवेरिया का हाथ देखा था और फिर जहीर का, लेकिन अब मेरे ख्याल में उनका हैंड रेज नहीं है जवेरिया का वैसे। फिर मैंने क्वेश्चन एक्चुअली चैट में लिख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चैट में क्वेश्चन देख रहे हैं चलो फाज। तीन जहीर अब्बास का क्वेश्चन दे देते हैं। जी जी प्लीज। अच्छा, एक मैंने दिखाना था, उन्होंने कहा ना वो एस्टोनिया में खोला। अभी मैं छुट्टियों के बाद आया हूँ, ये देखें 10 दिन में ये लेटर आए, इसमें ज्यादातर आधे लेटर फरहान से लिखते हैं। हाँ ऐसे ही ये जो है ना अभी लेटर, सॉरी अभी खोलने से डर लग रहा है मुझे। अच्छी है, सॉरी मैं इसी में ऐड कर दूं, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ मेरा नाम साया, पाकिस्तान से है वो ये 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान गया, तो उसके लेटर बॉक्स से मैं लेटर मैं निकाल के लेके आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने बड़ा राइट डिसीजन लिया कि मैं सोनिया में ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लेटर वो जो है ना फरहान साहब के, उसमें से जितने लेटर मैं लेके आता था कोई 3-4 तो कम अज कम वो होते थे, 2 दफा में लेके आया हूँ। बिल्कुल। लेकिन मेरे ये भी होता है कई दफ़ा कि कुछ जर्मन कंपनीज प्रेफर करती हैं कि जर्मन कंपनियों से ही काम करें, ना कि एस्टोनिया की कंपनियों से। ये भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप बंदा सीखता जाता है, करता जाता है। नो प्रॉब्लम, करते जाएं आगे इंशाल्लाह। गुड। जहीर का क्वेश्चन है और फिर चैट में क्वेश्चन फिलहाल भी आप देखें, मैं देखता हूँ। जी जहीर, शहर भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुटिंगा